कौशिकी कवर कर लियो, पहले वाले सारे देख लियो लेक्चर्स कौशिकी। यस सर। कल का लेक्चर मतलब नहीं हुआ है अभी। बहुत बढ़िया। कल वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से रिलेटेड काम हुई? नहीं सर, अभी तो नहीं है। जब कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन जो प्रोक्लेम अटैचमेंट से रिलेटेड प्रेफर की जाती है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए एक सेपरेट सूट लाया जा सकता है। कितने दिन के अंदर लाया जा सकता है रिजेक्शन का ऑर्डर? के कितने दिन के अंदर? कोई बताए 1 ईयर। ओवर नहीं है, बहुत बढ़िया। और मान लो अटैचमेंट हो गई है, तो जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है कितने दिन के अंदर आकर के अपना अटैच्ड प्रॉपर्टी रिक्लेम कर सकता है, अगर वो साबित कर दे कि नहीं वो भागा नहीं था, ना ही वो वारंट से बच रहा था, ना ही वो मतलब किसी भी तरह का उसने लीगल प्रोसीडिंग से बचने की कोशिश नहीं की, अगर ये साबित कर दे तो कितने दिन के अंदर? 2 इयर्स। और अटैच्ड प्रॉपर्टी कितने दिन तक सेल नहीं की जाती है? 6 महीने तक। 6 मंथ्स, बहुत बढ़िया। 6 मंथ्स तक अटैच प्रॉपर्टी सेल नहीं की जाती है। या अगर कोई क्लेम प्रीफर कर लिया गया है, ऑब्जेक्शन रेज कर दिया गया है, तो जब तक वो क्लेम या ऑब्जेक्शन सेटल्ड नहीं हो जाता तब तक उसको नहीं सेल की जाती है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कल वाली क्लास प्रीलिम्स के लिए। आइए हम लोग आगे के सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 93 तक हुआ था, अब चैप्टर 7 स्टार्ट होगा। चैप्टर 7 सेक्शन 94। मेरा में सभी लोग निकाल लो। चैप्टर 7, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अभी तक अभी तक जो पर्सन था उसके उसके प्रेजेंस को कंपेल किया जा रहा था। पर्सन के प्रेजेंस का मतलब कोई एक्यूज पर्सन की प्रेजेंस को कंपेल करना हो, उसको बुलाना हो, तो उसके लिए सम्मन और वारंट इशू करने की बात थी। अब जो है, अब किसी वस्तु को या किसी डॉक्यूमेंट को मंगाना है, उसके लिए भी कंपेल की जाती है, प्रोसेसेस इशू की जाती है कि लाइए, जबरदस्ती लेकर आइए। पहले तो सम्मन इशू कर सकता है, या अगर कोई नहीं ला रहा है तो जबरदस्ती भी मंगाई जा सकती है। बट दोनों के लिए हो सकती है, पर्सन के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। तो पर्सन का अभी तक हमने पढ़ा, अब पढ़ना है थिंग्स का। मतलब कोई डॉक्यूमेंट या थिंग्स को अगर प्रोड्यूस कराना है, कोर्ट में चाहिए, तो उसके लिए भी प्रोसेसेस इशू होती है। तो बहुत ही आसान आसान ये सब सेक्शन थे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेक्शन 94 है सबसे पहले। सेक्शन 94, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। तो समन की बात कर रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए समन इशू की जा सकती है, वारंट नहीं, समन की बात कर रहा है। दोनों चीज की, डॉक्यूमेंट एंड थिंग, मतलब कोई भी वस्तु, पर्सन के अलावा कोई भी वस्तु प्रोड्यूस करनी है या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करनी है जो किसी के पास है, पता है किसी के पास है, तो उसे हम सम्मन इशू करेंगे कि तुम आकर के प्रोड्यूस करो, या तो खुद आकर के प्रोड्यूस करो, या अगर खुद आना, उस पर्सन को बुलाना जरूरी नहीं है, तो किसी और के थ्रू भी उसको प्रोड्यूस करा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सम्मन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग, लिखा हुआ है, whenever any court or officer in charge of a police station considers that the production of any document, electronic communication, including communication device, which is likely to contain digital evidence or other thing necessary or desirable for the purpose of। तो देखिए, अभी तक इससे पहले क्या मिला? एनी कोर्ट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो जो प्रोडक्शन डिमांड करना है, वो कौन कौन कर सकता है? कोर्ट एंड ऑफिसर इंचार्ज दोनों। तो अंडरलाइन कर लो, कोर्ट को भी और ऑफिसर इंचार्ज को भी। कोर्ट को और ऑफिसर इंचार्ज को, यानी कि कोर्ट की भी बात कर रहा है, ऑफिसर इंचार्ज की बात कर रहा है, बस कोर्ट की बात नहीं कर रहा है। उसके बाद किसी भी चीज को, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कोई थिंग्स हो, लेकिन उसकी जरूरत किस लिए होगी? तो लिखा हुआ है कि नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। मतलब किसी भी चीज के लिए। इसलिए याद करने जरूरी नहीं है कि फॉर व्हाट पर्पज, सब कुछ लिख दिया हुआ है। चाहे वो इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, कि या अदर प्रोसीडिंग हो, किसी भी चीज के लिए उसकी जरूरत हो सकती है। उस थिंग्स की या उस डॉक्यूमेंट की जरूरत उस किसी केस से एसोसिएटेड किसी भी चीज के लिए हो सकती है। ओके, अंडर दिस संहिता, बाय और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब ऑफिसर इंचार्ज हूँ,
सच कोर्ट में इशू अ समन, मतलब कि मंगा सकता है ना, ऐसा बाउंड तो है नहीं कि मंगाएगा ही मंगाएगा, अगर लग रहा है जरूरी तो मंगा सकता है, इसलिए में लिखा हुआ है इशू अ समन और सच ऑफिसर में बाय अ रिटन ऑर्डर। तो देखो लिखा हुआ है कि कोर्ट जो है क्या इशू करेगा, समन इशू करेगा, और ऑफिसर इंचार्ज जो है क्या करेगा, रिटन ऑर्डर। के लिए समन वर्ड का यूज है, ऑफिसर इंचार्ज के लिए रिटन ऑर्डर वर्ड का यूज है। मतलब कोर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए समन इशू करेगा, और ऑफिसर इंचार्ज समन नहीं, उसको रिटन ऑर्डर कहेंगे। वो जब डिमांड करेगा कि इसको प्रोड्यूस करो तो उसे हम रिटन ऑर्डर के थ्रू कहेंगे, रिटन ऑर्डर के थ्रू वो डिमांड करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, कोर्ट समन इशू करती है और ऑफिसर इंचार्ज रिटन ऑर्डर इशू करेगा जिससे वो डिमांड करेगा। पर्पज वही है, डिमांड करना। किस चीज का डिमांड करना, किसी भी डॉक्यूमेंट का या किसी भी थिंग्स का, जो कि क्या हो, किसी भी चीज के लिए जरूरी हो, किसी भी चीज के लिए जरूरी हो। ओके, तो ये ध्यान में रखना, कोर्ट समन इशू करेगा, ऑफिसर इंचार्ज रिटन ऑर्डर इशू करेगा। ओके, आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो हर जगह इंक्लूड कर दिया गया है बीएनएसएस में। रिक्वायर द पर्सन इन हुज पोजीशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज बिलीव्ड टू बी। ठीक है, अब किसको इशू करेगा, उस पर्सन को इशू करेगा जिसके पास वो थिंग्स या डॉक्यूमेंट है, जिसके पास प्रोबेबली वो है कि हाँ इस पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट है, वो प्रोड्यूस करे, उसको इशू करेगा। और is to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summon or order। देखिए अब लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिखा हुआ है, क्या करने के लिए ऑर्डर देगा, तो दो चीज के लिए, या तो टू अटेंड एंड प्रोड्यूस, या और है टू प्रोड्यूस या टू प्रोड्यूस। मतलब कि अगर कोर्ट की जरूरत उस पर्टिकुलर थिंग से है, उस डॉक्यूमेंट से है, तो उस डॉक्यूमेंट जिसके पोजीशन में, जरूरी नहीं है उस पर्सन की भी जरूरत है, लेकिन हो सकता है उस पर्सन की भी जरूरत हो, तो दोनों ऑप्शंस होते हैं कोर्ट के पास, कि ये भी कह सकता है कि तुम जिस पर्सन को समन इशू कर रहा है कि तुम वो लेकर के आओ, तुम्हारे पोजीशन में तुम्हें लेकर के आना है। तो क्या हो गया ये, टू अटेंड एंड प्रोड्यूस, मतलब टू अटेंड करो और प्रोड्यूस करो, या नियरली टू प्रोड्यूस, ये भी कह सकता है कि हमें बस उस थिंग्स चाहिए, हमें वो बस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें जिस पर्सन के पोजीशन में वो नहीं चाहिए, तो कहेगा, ऑर्डर देगा कि उस थिंग को प्रोड्यूस करो, चाहे जैसे भी तुम प्रोड्यूस करो, मतलब खुद से आ जाओ लेकर के, किसी और के थ्रू भेजवा दो, जैसे भी भेजवा दो। तो ये दोनों तरह की ऑर्डर वो दे सकता है। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 में याद करने वाली आपके पास दो तीन चीजें हो गई। सबसे पहले ये हो गया कि कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज दोनों ही डिमांड कर सकता है, किसके डॉक्यूमेंट या चीज का डिमांड की बात की जा रही है, कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज दोनों कर सकता है। तो कोर्ट जो डिमांड करता है, दूसरी चीज ये हो गई कि कोर्ट जो डिमांड करता है तो वो सम्मन के थ्रू करता है, और ऑफिसर इंचार्ज रिटेन ऑर्डर के थ्रू करता है, रिटेन ऑर्डर के थ्रू करता है। और किस पर्पज के लिए डिमांड करता है याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर एवरी पर्पज, फॉर एनी पर्पज, किसी भी पर्पज के लिए कर सकता है। और चाहे वो उस पर्सन को बोले कि तुम अटेंड करो और प्रोड्यूस करो, या कहे कि बस प्रोड्यूस कर दो। समझ में आ रही है संभावित? हाँ, तो मेजरली आपको ये बस याद रखना होगा कि संबंध या रिटन ऑर्डर, ये संबंध इशू करता है, ये रिटन ऑर्डर इशू करता है। इससे ये भी याद हो जाएगा कि आपको कोर्ट भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ऑफिसर इंचार्ज भी कर सकता है। ओके, अब सब सेक्शन 2 देखते हैं। ये सब बस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो इंपॉर्टेंट मैं जो अंडरलाइन करवा रहा हूँ वो बस ध्यान में रखना है। एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मियरली टू प्रोड्यूस। अब देखो जो मैंने कहा कि ये दूसरा वाला मियरली टू प्रोड्यूस, एक तो हो गया कि टू अटेंड एंड प्रोड्यूस, कि तुम अटेंड करो और प्रोड्यूस करो, तो वो आकर के प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बस अगर काम जो है कोर्ट को जरूरत जो है उस थिंग्स की है या डॉक्यूमेंट की है, तो उस पर्सन को क्यों ही बुलाएगा, कह सकते हैं हमें बस उस थिंग्स का प्रोडक्शन चाहिए, अब चाहे वो जैसे प्रोड्यूस करे। तो सब सेक्शन 2 यही कर रहा है कि अगर कोर्ट का डायरेक्शन है या उस ऑफिसर इंचार्ज का ऑर्डर है कि तुम उस प्रोडक्ट उस थिंग्स को प्रोड्यूस करो, मियरली टू प्रोड्यूस और डॉक्यूमेंट और थिंग्स, मतलब कि उस पर्सन की प्रोडक्शन, उस पर्सन का प्रेजेंस डिमांड नहीं किया गया है, बस उस थिंग्स का प्रोडक्शन डिमांड किया गया है। shall be deemed to have complied with the requisition if he causes the such document or things to be produced
इंस्टीड ऑफ अटेंडिंग पर्सनली टू प्रोड्यूस द सेम, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर वो कैसे दूसरे तरह से भी अगर वो प्रोड्यूस करा दे, मतलब बिना खुद आए, बिना पर्सनली अटेंड किए अगर किसी और तरीके से वो प्रोड्यूस करा दे रहा है कोर्ट में, जिस दिन डिमांड किया गया है उस दिन प्रोड्यूस करा दे रहा है, तो मानी जाएगी कि वो जो ऑर्डर है या जो सम्मन है उससे वो कंप्लायंस कर गया है। जो कोर्ट ने सम्मन इशू करके उससे डिमांड की है या ऑफिसर इंचार्ज का जो डिमांड है उससे वो कंप्लाई कर गया है, अगर वो किसी के भी थ्रू प्रोड्यूस करा दे। अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि बस तुम उसको प्रोड्यूस करो, तो चाहे जैसे भी प्रोड्यूस करा दे उसे कंप्लायंस मान लेंगे। ठीक है, यस समझ में आई? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन अगर आएगा कि अगर मियरली कोर्ट की ऑर्डर है कि टू प्रोड्यूस सम डॉक्यूमेंट और थिंग, तो क्या वो जो पर्सन जिसके पोजीशन में वो थिंग्स या डॉक्यूमेंट है, क्या उसका पर्सनली अटेंड करके प्रोड्यूस करना कंपलसरी है? आंसर इज नो। अगर कोर्ट का या ऑफिसर इंचार्ज का डिमांड है बस उस थिंग्स का या उस डॉक्यूमेंट का, तो उस पर्सन का पर्सनली अटेंड करना जरूरी नहीं है, वो किसी भी वे में उसको प्रोड्यूस कर सकता है, अपने लॉयर के थ्रू भिजवा देगा, किसी और पर्सन के थ्रू भिजवा देगा। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि कोर्ट ने उस पर्सन को अटेंड करने के लिए डायरेक्ट नहीं किया हुआ है। आइए सब सेक्शन 3 देखते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट सेक्शन 129। ये जो एविडेंस के कुछ सेक्शंस है उसको सेव किया हुआ है, सेविंग क्लॉज है। जो सेक्शन 129 और 30 को, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाला सेक्शन है और अफेयर्स ऑफ स्टेट वाला सेक्शन है, उसको सेव किया हुआ है। इसको आप याद करने की जरूरत भी नहीं है उतनी। 129 और 130 को सेव किया हुआ है, मतलब वो इफेक्ट नहीं करेगा ये। फिर कह रहा है कि एक और चीज को सेव किया है क्लॉज बी में, ऊपर बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट को भी किया हुआ है, और नीचे जो किया हुआ है अगर कोई चीज कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी में, वो अगला ही सेक्शन वही है। पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में कोई चिंग्स है या कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको भी सेव किया हुआ है, उस पर भी ये प्रोविजन नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि उसके लिए अलग ही प्रोविजन दी हुई है। आगे वाली जो सेक्शंस है वो उसी के रिगार्डिंग है। तो क्लॉज बी जो है वो भी सेव किया हुआ है, क्लॉज ए भी सेव किया हुआ है, एविडेंस के कुछ सेक्शंस और पोस्टल अथॉरिटी वाली ये सेव किया हुआ है, मतलब इन पे नहीं अप्लाई होगा। आइए देखते हैं सेक्शन 95। सेक्शन 94 समझ में आया शाश्वत? ओके, तो आप बस जो है कुछ ही चीज सेक्शन 94 में ध्यान रखना था। एक जो मैंने सम्मन ऑर्डर वाली बात कही, कोर्ट पुलिस ऑफिसर का डिफरेंस, वो याद रखना है आपको। और दूसरी चीज कि अगर डायरेक्शंस हो बस प्रोडक्शन की, तो बिना पर्सनली अटेंड किए भी प्रोड्यूस कराई जा सकती है। सब सेक्शन 95 है ये, सेक्शन 95 प्रोसीजर एज टू लेटर्स। ठीक है, लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। इफ एनी डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ ए पोस्टल अथॉरिटी, अभी हमने देखा था सब सेक्शन 3 में सेव किया हुआ था पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में अगर कुछ हो तो उसी के रिगार्डिंग अब प्रोविजन आ गया कि उसके अगर कस्टडी में हो तो कैसे मंगाई जाएगी। ठीक है, अगर पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वस्तु है, तो उसे कोई पार्सल है तो उसे कैसे मंगानी है, उसका अलग प्रोसीजर है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल या कोई भी वस्तु पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है, और अगर वो डीएम के, सीजेएम के और कोर्ट ऑफ सेशन के या हाई कोर्ट उसे चाहता है कि उसे प्रोड्यूस कराए, तो अंडरलाइन कर लो सबको, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सीजेएम को, कोर्ट ऑफ सेशन को, हाई कोर्ट को, याद रखना है ये 4 को अथॉरिटी दी गई है। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, कि इनमें से कौन कौन सा कर सकता है, कौन कौन सा ऑथराइज है, तो ये चारों नाम याद रखना आपको, डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट। अगर इन लोग के विचार में ये लोग चाहते हैं कि उस थिंग्स का जो कि पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है, किसके कस्टडी में? पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में, और इन लोग के विचार में उसकी जरूरत है, किस चीज के लिए? किसी भी चीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, किसी भी अदर पोस्टिंग के लिए उसकी जरूरत है। तो क्या लिखा हुआ है? सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट में require the postal authority to deliver the document, parcel or thing to such person as a magistrate or court direct, मतलब कि वो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि तुम उसको डिलीवर कर दो। तो इससे क्या समझे हम कि अगर पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में कोई भी चीज है, अगर उसकी जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, किसी भी चीज के लिए, लीगल किसी केस से एसोसिएटेड, तो उसको डिमांड किया जा सकता है कि हाँ तुम इस पर्सन को भेज दो, इस मजिस्ट्रेट को भेज दो, इस कोर्ट में भेज दो। लेकिन वो कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है? यसी कौन कौन अथराइज है ये डिमांड करने के लिए? सर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सीजेएम और कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, बिल्कुल, ये 4 अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है ये डिमांड करने के लिए। ये बोल सकती है कि तुम इस मजिस्ट्रेट को भेज दो,
ठीक है, इस मजिस्ट्रेट को भेज दो, इस पर्सन को भेज दो कि ये इसकी जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये चार ऑथोरिटी कॉम्पिटेंट है, इन चारों का नाम बस याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या आप अंडरलाइन, इन चारों का नाम अंडरलाइन कर लो और पोस्टल अथॉरिटी याद रख लो। तो पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में कोई और कुछ है भी, कुछ भी है तो ये लोग डिमांड कर सकते हैं, ये लोग डिमांड कर सकते हैं। सब सेक्शन 2, if any such document, parcel or thing is in the opinion of any other magistrate, जो है ऊपर जो चार हो गया उसके अलावा बोल रहा है। ऊपर आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के अलावा दो मजिस्ट्रेट की बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट का हेड होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का हेड होता है वो डीएम होता है, उनकी बात की गई थी। लेकिन अब लिख रहा है कि कोई और मजिस्ट्रेट है जिसको लग रहा है कि उसकी जरूरत है, कोई और मजिस्ट्रेट, क्योंकि डीएम के अलावा जितने भी एसडीएम है वो सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो एसडीएम भी नहीं वो सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के अलावा जो भी है, ठीक है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। कह रहा है कि अगर कोई अदर मजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो या कमिश्नर, अंडरलाइन करते चलो, एनी अदर मजिस्ट्रेट कर दो, फिर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल भी कर दो, फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कर दो, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कर दो। मतलब एसपी की बात कर रहा है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वांटेड फॉर एनी अदर पर्पस, फॉर एनी सच पर्पस, सच पर्पस का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ था वो पर्पस, he may require the postal authority to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of जो ऊपर वाले थे। अब जो है ऊपर वाले जो अथॉरिटी थे डायरेक्ट डिमांड कर सकते हैं। तुम रखे रहो उसको, डिटेन किए रहो, मतलब किसी को डिलीवर मत करो, किसी को और को मत दो, तुम अपने ही पास से डिटेन किए रखो। कब तक? जब तक ऊपर वाले लोग का ऑर्डर नहीं आ जाता है। जो ऊपर वाले अथॉरिटीज है, हाई कोर्ट का, कोर्ट ऑफ सेशन का, सीजेएम का या डीएम का, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, इनका जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक तुम डिटेन किए रखो, तब तक तुम डिटेन किए रखो। तो सबको अंडरलाइन कर लो, एनी अदर मजिस्ट्रेट में एग्जीक्यूटिव जुडिशियल दोनों हो जाएगा, मतलब कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई भी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, किसके अलावा? सीजेएम के अलावा कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डीएम के अलावा कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसकी बात कर रहा है, या कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। अदर डीएम, डीएम, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये लोग अगर चाहते हैं उसी का जरूरत, तो ये लोग कह सकते हैं कि डिटेन कर किए रखो, ऑर्डर टू डिटेन, ऑर्डर जब तक ना आ जाए। मतलब इनकी ऑथोरिटी नहीं है डिमांड कर लेने की डायरेक्ट, ये कह सकते हैं कि तुम तब तक डिटेन की रखो अपने पोजीशन में जब तक इन लोगों का ऑर्डर नहीं आ जाता। और ये लोग क्या ऑर्डर कर सकते हैं? ये लोग मांग सकते हैं डायरेक्ट कि इसे डिलीवर कर दो। अगर इसी को चाहिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेगा क्या, तुम तब तक डिटेन किए रखो जब तक हम इन लोगों से ऑर्डर नहीं लेते। और हो सकता है डीएम से ऑर्डर दिलवा दे कि डीएम बोल देगा कि तुम ईएम को ट्रांसफर कर दो, तो करना होगा ट्रांसफर। ये डायरेक्ट नहीं मांग सकता है, ये बोलेगा डिटेन किए रखो जब तक इनका ऑर्डर नहीं आ जाता। और ये ऑर्डर कर सकते हैं कि इसको दे दो, तो क्या था, ये ऑर्डर कर सकते हैं, किसी को भी दिलवा सकते हैं, खुद मंगवा भी सकते हैं, किसी और को भी दिलवा सकते हैं। सीजेएम बोल सकता है कि जेएम फर्स्ट क्लास को दे दो, ठीक है। हाईकोर्ट बोल सकता है जेएम फर्स्ट क्लास को दे दो, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दो। समझ में आ रही है? सी Yes, sir. ओके। तो सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ये लोग डिमांड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये लोग ऑथराइज है डिमांड करने के लिए, तो खुद भी ले सकते हैं, किसी और को भी दिलवा सकते हैं। अगर इन लोगों को चाहिए किसी भी दूसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसके अलावा, क्योंकि ये भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कोई भी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसके अलावा, क्योंकि ये भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो सुप्रीम है सब में, या कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनको चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये आदेश देंगे कि तुम अपने ही पास डिटेन किए रखो। किसको आदेश देंगे? पोस्टल अथॉरिटी को। कब तक के लिए डिटेन किए रखो? जब तक इन लोगों का ऑर्डर ना लेके आ जाते हैं, और ये लोग ऑर्डर लेकर के वो डिमांड कर लेगा। ओके निहारिका? Yes, sir. ओके, तो बेसिकली आपको ये नाम याद रखने हैं, ये चारों, दोनों
नाम याद रखने की, किसकी ऑथोरिटी है प्राइमरली डिमांड करने की, और ये लोग जो है वो डिटेन करने के आदेश दे सकते हैं जब तक वो ऑर्डर पेंडिंग में। कौशिकी समझ में आ रही है? यस सर। कल्पना कल्पना क्लियर है? ओके ओके, तो बस आप लोग अथॉरिटी के नाम याद रखिएगा। अब आइए सर्च वारंट देखते हैं। सेक्शन 96 सर्च वारंट। when search warrant may be issued, 96 when search warrant may be issued, लिखा है कि where, बहुत ही आसान है अभी यहाँ से। अब मोस्टली इसका इंडेक्स याद रखना होता है, इसका कंटेंट नहीं याद रखना होता है, बट हम लोग पढ़ते हैं कंटेंट, ठीक है। वेयर एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव that a person to whom a summon order under section 94 या 95 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing। देखो इसमें इतना ही काम का है, रीजन टू बिलीव। कोर्ट को क्या रीजन टू बिलीव है कि वो जिस पर्सन को हम आदेश दे रहे हैं प्रोड्यूस करने का, वो नहीं करेगा, विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस। कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि मैं जिससे डिमांड कर रहा हूं, जिसको मैंने सम्मन इशू कर रखा है कि प्रोड्यूस करो, वो नहीं करेगा प्रोड्यूस, वो नहीं करेगा प्रोड्यूस, तो ये वारंट अब इशू करेगा कि जाकर के सर्च करके उसको ले लिया जाए। अभी तक प्यार से मंगाने की बात की गई थी सम्मन के थ्रू, अब जबरदस्ती वाली बात आ गई कि अब सर्च वारंट के थ्रू जाकर के खुद ही सर्च कर लिया जाएगा, ठीक है। सर्च वारंट जब इशू हो जाएगी तो क्या किया जाएगा, जिस जगह पे है सस्पेक्टेड वहां पे जाकर के सर्च कर लिया जाएगा और मिलेगी तो रिकवर कर ली जाएगी। तो अब कंपेल करने की बात की जा रही है बाय वारंट, अभी तक कंपेल की जा रही थी बाय सम्मन। हमने पर्सनस में भी पढ़ा था कि सम्मन भी होती है वारंट भी होती है, वैसे ही डॉक्यूमेंट के भी प्रोटेक्शन के लिए, थिंग्स के भी प्रोटेक्शन के लिए सम्मन भी होगी वारंट भी होगी। तो सम्मन हो गया, अब वारंट इशू की जा रही है। तो किसी चीज को सर्च करने के लिए की जा रही है ना, किसी को तो अरेस्ट करने के लिए की नहीं जा रही है, किसी चीज को सर्च करने के लिए, इसीलिए इसका नाम सर्च वारंट किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट या थिंग्स को सर्च की जा रही है, इसलिए सर्च वारंट कहते हैं इसे। तो पहला ये हो गया कि कोर्ट को रीजन टू बिलीव है कि हमने अभी तक जो पहले पढ़ा कि कोर्ट जो है सम्मन इशू करेगी प्रोड्यूस करने के लिए, कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव है, ठीक है, अंडरलाइन कर सकती हो रीजन टू बिलीव को। और किस चीज का रीजन टू बिलीव है कि विल नॉट और नॉट प्रोड्यूस, नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो रिक्वायर किया गया है उसके थ्रू नहीं प्रोड्यूस करेगा। बी में देखते हैं सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजीशन। अब दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है कि पता ही नहीं है कि किसके पोजीशन में है, पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली इस पर्सन के पोजीशन में है। पता होगा तब तो उसको सम्मन इशू करेगा कि तुम प्रोड्यूस करो। अगर कंफ्यूजन है कि इसके है तो सर्च वारंट तो सबका सर्च करवा लेगा ना, इनको भी सर्च कर लो, इनको भी सर्च कर लो, इनको भी सर्च कर लो। क्लियर ही नहीं है, पता ही नहीं है, कुछ सस्पेक्टेड है, पता ही नहीं है कि किसके पोजीशन में है, तो इज नॉट नोन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। पहला क्या सिनेरियो था ये में कि नहीं वो प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम सम्मन इशू किए हैं उसको वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसके लिए रीजन टू बिलीव है। दूसरा हो गया कि पता ही नहीं है कि किसके पोजीशन में है। ये हो गया the court considers that the purpose of any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita will be served by a general search or inspection। मतलब कोर्ट को फॉर एनी अदर रीजन लगता है कि सर्च करना जरूरी है, ठीक है, कोर्ट को लगता है कि सर्च करना जरूरी है, ओके, देन क्या कर सकता है, इट मे इशू सर्च वारंट। ये हर जगह मे लिखा हुआ है क्योंकि ये इशू करना ना इशू करना कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है ना, कोर्ट को लगेगा बहुत ज्यादा जरूरी है सर्च करना है तो कर सकता है, नहीं जरूरी है नहीं भी कर सकता है, तो इसलिए मे वर्डिंग से डिस्क्रिप्शन है कि सर्च वारंट इशू करे या ना करे। इट मे इशू सर्च वारंट एंड द पर्सन टू whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therewith and the provision hereinafter contained। तो कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकता है और उसी के जिस पर्सन को डायरेक्ट किया जाएगा, मतलब जिस पर्सन को बोला जा रहा है कि तुम जाकर सर्च करो, वो उसी अकॉर्डिंग सर्च करेगा जैसा कि बीएनएसएस में दिया हुआ है या जैसा कोर्ट डायरेक्ट करेगा। ओके, तो क्या इससे समझ में आया? तीन चीज दी हुई है, सर्च वारंट कब इशू होगी, तीन चीज दी हुई है। पहला क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है कि जो हमने पहले पढ़ा कि सम्मन इशू करना है प्रोडक्शन के लिए, तो कोर्ट को लग रहा है कि वो नहीं प्रोड्यूस करेगा, कोर्ट को लग रहा है कि वो नहीं प्रोड्यूस करेगा। दूसरा क्या पढ़ा हमने कि पता ही नहीं है कि किसके पोजीशन में है। तीसरा फॉर एनी अदर रीजन कोर्ट को लग रहा है कि सर्च करना जरूरी है, सर्च करना जरूरी है, इन दैट केस कोर्ट सर्च वारंट इशू करेगी और किसी ऑफिसर को डायरेक्ट करेगी कि तुम जाकर इसे एग्जीक्यूट करो, जिसको डायरेक्ट किया गया है वो जाकर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके कौशिकी? यस सर, यस सर। ओके, अब सबसेक्शन 2 देखो, कोर्ट में if it thinks fit to specify in the warrant and the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend and the person charged with the execution of such warrant
shall then search or inspect only the place or parts so specified. इस तरह की प्रोविजन हर जगह होती है, जहां जहां वारंट इशू करने की बात होती है सर्च करने के लिए ये वाली जरूर मिलेगी, चाहे जितनी भी लेजिस्लेशन हो। ये कह रहा है कि जब भी सर्च वारंट इशू की जाती है तो कोर्ट चाहे तो ये स्पेसिफाई कर सकता है कि तुम इतना ही जगह सर्च करना, या तुम इसी थिंग्स के लिए सर्च करना, तुमको लैपटॉप सर्च करना है, ठीक है, स्पेसिफाई कर सकता है, या तुमको इस घर का 4 कमरा सर्च करना है, या ये घर बस सर्च करना है। अगर किसी पर्सन का 4 घर है तो तुमको ये और यही घर बस सर्च करना है, ये नहीं सर्च करना है, ये भी डायरेक्ट कर सकता है। मतलब कोर्ट लिमिट कर सकता है, जब सर्च वारंट इशू करेगा तो कोर्ट लिमिटेशंस लगा सकता है, तुमको इसी एरिया में इसी घर को सर्च करना है और इसी थिंग्स के लिए सर्च करना है। फिर क्या होगा, फिर जो ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा वो एक्चुअली में वही एरिया सर्च करेगा या वही घर सर्च करेगा और उसी थिंग्स के लिए सर्च करेगा, बाकी किसी और थिंग्स के लिए सर्च नहीं करेगा, या बाकी वो घर नहीं सर्च करेगा जिसके लिए उसको ऑथराइज नहीं किया गया है। ओके, तो ये कोर्ट सर्च वारंट इशू करते समय लिमिटेशंस लगा सकता है, अगर लगा दिया है तो उससे बाउंड हो जाएगा जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा होगा उस वारंट। ओके निहारिका, समझ में आई ये बात? यस सर। ओके ठीक है, ये हर जगह रहती है प्रोविजन कि ऐसा लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार सर्च वारंट इशू हो गया तो पुलिस पूरा दुनिया सर्च किया जा रहा है, जहां मन करे वहां सर्च किया जा रहा है, या उस पर्सन से एसोसिएटेड हर चीज सर्च किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट लिमिटेशंस जनरली लगाती है, लेकिन हो सकता है पता नहीं हो कि एग्जैक्ट क्या चीज सर्च करना है, तो नहीं वो बताएगा कि लैपटॉप ही सर्च करना है, ये नहीं डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो फिर उस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती है वो सर्च करेगा, जो भी सस्पेक्टेड लगेगी कि हाँ ये स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ कोई भी ऐसी चीज जो सस्पेक्टेड है कि जो आउटकम्स है किसी क्राइम का, वो सब रिकवर कर, वो सब सीज कर सकती है। तो लिमिटेशंस लगा सकता है कोर्ट। Subsection 3. Nothing contained in this section shall authorize any magistrate other than district magistrate or CJM to grant a warrant to search for a document, personal thing in the custody of postal authority. अगर पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में कोई चीज है और वहां के लिए सर्च वारंट इशू करना है तो कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है? कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है अदर देन डीएम और सीजेएम। तो अंडरलाइन कर लो, एनी मजिस्ट्रेट अदर देन डीएम या सीजेएम, वो ऑथराइज नहीं है, लिखा है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट, मतलब कोई मजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं है अदर देन डीएम सीजेएम, मतलब बस डीएम और सीजेएम ऑथराइज है, उसके अलावा कोई मजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं है। ओके, तो डीएम को और सीजेएम को अंडरलाइन कर लो, डीएम और सीजेएम के अलावा कोई भी अदर मजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं है कि वो सर्च वारंट इशू करे। ओके शाश्वत? यस सर। ओके, तो डीएम और सीजेएम, डीएम और सीजेएम। अब आइए सेक्शन 97। सेक्शन 97, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टॉलन प्रॉपर्टी फॉर डॉक्यूमेंट ईटीसी, मतलब कोई भी अगर लग रहा है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या क्राइम का जो भी क्राइम से रिकवर कोई चीज, मतलब क्राइम से ऑब्टेन्ड कोई चीज किसी के पास है, उसके लिए सर्च की बात की जा रही है। सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन, जो सस्पेक्टेड है कि यहाँ पे होगा, क्या होगा, क्राइम का कोई प्रोसीड होगा। इफ अ डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास, तीनों को अंडरलाइन करो। देखो यहाँ जो 3-4 सेक्शन चले आ रहे हैं उसमें देखो ऑथोरिटी बदलती रह रही है, इसलिए इन सेक्शंस का ये याद करना बहुत जरूरी है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, ये इसलिए आपको रटना पड़ेगा। पहले देखा तुमने पोस्टल अथॉरिटी में कौन कौन सा थे, खुद पोस्टल अथॉरिटी में ये लोग थे और फिर ये लोग भी थे, अभी थोड़ी देर पहले कोई और अथॉरिटी थी, अभी फिर अथॉरिटीज की बात आ रही है कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है, अभी डीएम और सीजीएम की बात हुई पिछले सेक्शन में, फिर अब अदर अथॉरिटीज आ रही है। तो ये ध्यान में रखना होगा, 2-4 बार रट के याद कर लेना होगा आपको कि किसमें कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ओके, 2 यहाँ थी, 2 यहाँ भी मिल गई। तो यहाँ पे डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास मतलब जेएम फर्स्ट क्लास, ठीक है, अंडरलाइन करो डीएम एसडीएम को और फर्स्ट क्लास को, डीएम एसडीएम को और फर्स्ट क्लास को। ये लोग इफ डीएम, एसडीएम और फर्स्ट मतलब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जेएमएफसी upon information and after such inquiry as it thinks fit has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property or for the deposit, sale or production of any objectionable article to which this section applies, or that any such objectionable article is deposited in any place
he may by warrant authorize any police officer above the rank of constable। तो देखो तुम याद क्या क्या करना है, ये बीच वाली कंटेंट है उसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है आपको। आपको इंडेक्स से याद रखना ही है कि सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर, इससे आपको क्लियर हो जाएगा किस चीज के लिए सर्च की बात की जा रही है। क्राइम से रिलेटेड कोई चीज की बात की जा रही है कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी हो, फॉल्स डॉक्यूमेंट हो, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज हो, सस्पेक्टेड थिंग्स हो, उसके सर्च की बात की जा रही है। तो ये बस याद रखना है सबसे पहले आपको कि कौन आदेश दे सकता है, कौन आदेश दे सकता है, डीएम एसडीएम और फर्स्ट क्लास, डीएम एसडीएम और फर्स्ट क्लास, वो याद रखना है। उसके बाद वो वारंट इशू करेगा, फिर अंडरलाइन करो, ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। किसको ऑथराइज करेगा सर्च वारंट, किसको डायरेक्ट करेगा सर्च वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए? तो एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल का ऊपर से कोई होना चाहिए, ऊपर के रैंक का कोई होना चाहिए। कांस्टेबल नहीं करेगा, ठीक है, कांस्टेबल को नहीं, कांस्टेबल के ऊपर का। तो दूसरा अंडरलाइन ये करो, एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, इनको ऑथराइज किया जा सकता है। तो कौन ऑथराइज कर रहा है और किसको ऑथराइज कर रहा है, ये याद करना है। सबसे पहले इंडेक्स याद करना है, ठीक है। उसके बाद कौन ऑथराइज कर रहा है वो हो गया आपके पास, फिर किसको ऑथराइज किया जा रहा है वो हो गया। फिर कांस्टेबल के रैंक के ऊपर का किसी ऑफिसर को, कांस्टेबल के रैंक के ऊपर के किसी ऑफिसर को एम है क्या के लिए ऑथराइज करेगा, तो उसमें इंटर कीजिए, सर्च कीजिए, तो टू इंटर असिस्टेंस एज में बी रिक्वायर्ड, उसमें कुछ याद नहीं करना है। टू सर्च, अब सर्च वारंट इशू किया जा रहा है तो इसी के लिए तो किया जाएगा, तुम घुस के सर्च करो, तो टू इंटर करेगा, टू सर्च करेगा। फिर से सी में लिखा हुआ है टू टेक पोजीशन। अब सर्च वारंट इशू किया गया है किसी चीज के लिए, सर्च के लिए, तो इंटर करना तो कंपलसरी है, ऑब्वियस है। फिर इंटर करके सर्च भी तो करेगा, और जो थिंग्स मिलेगी उसको सीज भी तो करेगा, उसको पोजीशन में भी तो ले लेगा, तभी तो सर्च वारंट एग्जीक्यूट होगा ना। ये तो नहीं ना कि मिल गया है वो हम नहीं सीज कर सकते हैं उसको, हम नहीं ले सकते, फिर क्या ही पर्पज सर्च वारंट का। तो to take possession of any property or article therein found which reasonably suspect to be, इसी चीज के लिए ही सर्च वारंट इशू की जा रही है ना, पर्पज ही वही था, तो उसको पोजीशन में ले ही सकता है बिल्कुल भी। फिर कह रहा है डी में, टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर द मजिस्ट्रेट, मतलब सेंड कर सकता है, मतलब वो सब ले करके वो सेंड कर सकता है। तो डी नंबर को आप टू कन्वे को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यही थोड़ा सा अलग है कि सेंड करने का भी इसमें ही राइट लिखा हुआ है कि वो कन्वे भी कर सकता है मजिस्ट्रेट को। अगर एग्जाम में आए कि सर्च वारंट एग्जीक्यूट करते समय ये जो भी ऑफिसर है ऑफ द रैंक ऑफ कांस्टेबल क्या क्या कर सकता है, टू इंटर कर सकता है बिल्कुल, उसके बाद सर्च करेगा बिल्कुल, पोजीशन में ले लेगा जो भी मिले, हाँ ले सकता है, क्या भेज सकता है मजिस्ट्रेट को लेकर के, हाँ बिल्कुल भेज सकता है। फिर है टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड। अब जो है कि लग रहा है कि कोई ये पर्सन मिला, सर्च जहां पे किया वहां पे कोई पर्सन भी मिला, करने तो आया था प्रॉपर्टी को ही सर्च, वो प्रॉपर्टी जो किसी क्राइम से ऑब्टेन की हुई है, लेकिन कोई पर्सन भी मिला और लग रहा है कि यही वो क्राइम कमिट किया हुआ है, यही वो चोरी किया हुआ है, यही वो फॉर्जरी किया हुआ है, तो उसको भी कस्टडी में ले सकता है, उसको भी कस्टडी में ले सकता है, क्योंकि उससे एसोसिएटेड हो गया, सस्पेक्ट रीजनेबली वो सस्पेक्ट कर रहा है ऑफिसर कि यही पर्सन ने वो क्राइम कमिट किया हुआ है। तो इसलिए लिखा हुआ है टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर मजिस्ट्रेट, उसको कस्टडी में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकता है। किसको? उस पर्सन को जो कि उस प्लेस में पाया गया और हु अपीयर्स टू बी टू हैव बीन द प्रीवी टू द डिपॉजिट सेल, मतलब लग रहा है कि जो डिपॉजिट हुआ है वही किया हुआ है, जो सेल हुआ है वही किया हुआ है, जो क्राइम हुआ है वही किया हुआ है, ठीक है। तो इतना समझ गए आप। तो आपको आखिरी जो दो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, इंटर करेगा, सर्च करेगा, पोजीशन में ले सकता है, फिर कन्वे कर सकता है, और फिर कस्टडी में भी ले सकता है। ये 5 चीज करने की बात की गई है। प्लेस पे सर्च करना है, वहां इंटर करने का राइट है, फिर उस प्लेस को सर्च करने का राइट है, जो भी वहां मिले उसको पोजीशन में लेने का राइट है, कन्वे कर सकता है मजिस्ट्रेट, मतलब भेज सकता है, सेंड कर सकता है, जो मिला वो भेज देगा, फिर उस पर्सन को कस्टडी में ले सकता है जो कि एसोसिएटेड लग रहा है, रीजनेबली एसोसिएटेड लग रहा है उस क्राइम से जो कि हुआ है। समझ भाई का? yes sir। ओके, तो ये आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि इतने चीजों के लिए वो ऑथराइज्ड है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि कौन ऑथराइज है और ऑथराइज करेगा कौन। तो कौन ऑथराइज करेगा वो सबसे स्टार्टिंग में मैंने अंडरलाइन कराया था, डीएम एसडीएम और जेएमएफसी, डीएम एसडीएम और जेएमएफसी। किसको ऑथराइज करेगा? वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए, सर्च वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए, किसको? एनी ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल को। ओके, यही 3 चीज आपको याद रखनी है। सब सेक्शन 2 पे आइए। सब सेक्शन 2 में कुछ याद नहीं रखना है, लिखा हुआ है द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू व्हिच दिस सेक्शन अप्लाइज। कौन कौन सा ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल पे सेक्शन अप्लाई होता है, तो ये लिस्ट आप नहीं याद कीजिएगा क्योंकि ये आती नहीं है, ये
लिखा है काउंटरफिट कॉइन है, कॉइनेज एक्ट के अंडर कोई चीज है, करेंसी है, स्टैम्प है, फॉल्स डॉक्यूमेंट है, फॉल्स सील है, ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल। ठीक है, सब सेक्शन 2 में ये रटने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली किस किस चीज पे अप्लाई होती है। 97 में आपको बस इंडेक्स याद करना है, कौन ऑथराइज कर सकता है वो याद करना है, किसको ऑथराइज करेगा वो याद करना है, और ये बस याद कर लेती है। ठीक है सांभवी? ठीक है सर। ओके ओके, आइए सेक्शन 98 पे। सेक्शन 98 पे power to declare certain publications forfeited to issue search warrant for same। इसका इंडेक्स कई बार पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। सेक्शन 98 में इंपॉर्टेंट है, देखिए, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इश्यू सर्च वारंट फॉर सेम। स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ खास चीजों को डिक्लेयर कर सकती है, ये फॉरफिट हो गई हमारे पास, मतलब ये अब हमारा हो गया, ये फॉरफिट हो गया टू द स्टेट गवर्नमेंट, और फिर उसको उसके लिए सर्च वारंट इशू की जा सकती है, उसको सर्च करके उसको सीज की जा सकती है। इसी के रिगार्डिंग ये प्रोविजन है। तो लिखा है वेयर एनी न्यूज़पेपर बुक डॉक्यूमेंट, ठीक है, 3 चीजों को लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर बुक या डॉक्यूमेंट। खास करके ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही हो गया, क्योंकि न्यूज़पेपर भी एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, बुक भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ही होता है। तो न्यूज़पेपर हो या कोई बुक हो या डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कहीं भी प्रिंट हुआ हो, वेयर एवर प्रिंटेड, मतलब कहीं भी प्रिंट हुआ हो, देश में विदेश में कहीं प्रिंट हुआ हो, appears to the state government, स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है, to contain any matter the publication of which is punishable under section 152, 196, 197, ये सब बीएनएस का सेक्शन लिखा हुआ है, 294, 295, 299। देखिए याद करने की भी जरूरत नहीं है, जो किस किस सेक्शन से ये लिखा हुआ है, जो भी सेक्शन से लिखा हुआ है वो भी रटने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से चीज में वो फॉरफिट कर सकता है। जैसे कि 152 लिखा हुआ है, कोई भी चीज जो सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को हार्म करे स्टेट के, वो होती है 152 में लिखी जाती है। या किसी ग्रुप के बीच में एनमिटी बढ़ाने की कोशिश करे, किसी रिलीजियस ग्रुप में एनमिटी बढ़ाने की कोशिश करे, कोई ऑब्सीन मटेरियल हो, इस तरह के प्रोविजंस में होते हैं कि फॉरफिट की जा सकती है, तभी तो वो डॉक्यूमेंट खतरनाक हो जाएगा ना, या न्यूज़पेपर या बुक खतरनाक होगा। तो ये जो है आप जो सेक्शन है 152, 196, 197, 294, 295, 299, ये प्रीफरेबली ना रटिएगा आप, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो पूछता है क्वेश्चन वो मैं बताऊंगा क्या पूछता है। ऑफ द बीएनएस द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्टेटिंग द ग्राउंड ऑफ इट्स ओपिनियन, किसको लग रहा है, किसको लग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाँ इसे हमें फॉरफिट कर देनी चाहिए। कब लग रहा है? क्योंकि वो लग रहा है कि वो ऑब्सीन है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसी रिलीजियस ग्रुप में झगड़ा फैला सकता है, एनिमिटी फैला सकता है, ये स्टेट के सोवरेनिटी को हार्म कर रहा है, स्टेट की इंटीग्रिटी को हार्म कर रहा है, या ये जो इंडेंजर कर रहा है, या ये ऑब्सीन है, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑब्सीन है, या इन जनरल ऑब्सीन है, इस तरह के चीज उसको लग रही है, स्टेट गवर्नमेंट को लग रही है, और इसके लिए उसके पास रीजन टू बिलीव है, तो क्या कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट? डिक्लेयर कर सकता है क्या, every copy of the issue of newspaper contains such matter and every copy of such book or other document to be forfeited to the government। अंडरलाइन कर लो, to be forfeited to the government। डिक्लेयर करेगा कि वो गवर्नमेंट के नाम पे फॉरफिट हो गई, मतलब अब हमारा हो गया, ठीक है, मतलब सब कुछ जहां भी मिले सीज कर लो, और वो मतलब सीज करके रख लो, वो फॉरफिटेड हो गई टू द गवर्नमेंट। क्या डिक्लेयर करेगा कि जितने भी उसके कॉपी है, जितने भी कॉपी उस न्यूज़पेपर के जितने भी कॉपी है, उस किताब जितने भी छपे हुए हैं, अगर वो ऑब्सीन है वो डिक्लेयर कर देगा स्टेट गवर्नमेंट को फॉरफिट हो गई टू द गवर्नमेंट। वो बुक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, न्यूज़पेपर, चाहे जितने भी कॉपी, जो डिक्लेयर कर देगा कि सारे के सारे फॉरफिट हो गए टू द गवर्नमेंट। एंड देयर अपॉन, और उसके बाद क्या होगा, ऐसा अगर डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद अभी तक क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि उन सेक्शंस के अंडर में वो फॉल कर रहा है, मतलब वो ऑब्सीन है, वो इन्वेंटी फैला रहा है, वो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को हार्म कर रहा है, इस तरह की 197 जो है, तो पहले क्या करेगा, पहले डिक्लेयर करेगा, क्या डिक्लेयर करेगा, तो फॉरफिट हो, किसको, टू गवर्नमेंट, डिक्लेयर करेगा कि वो फॉरफिट हो गई गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होगा, लिखा हुआ एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज द सेम वेयर एवर फाउंड इन इंडिया।
अब उसके बाद कोई भी पुलिस अफसर पूरे इंडिया में कहीं भी वो प्रोडक्ट मिले, कहीं भी वो मिले, उसको सीज कर सकता है, उसको सीज कर सकता है। एक सेकेंड चार्ज में लगा दीजिए, ये ऑफ होने वाली है। Okay, am I visible? Yes, sir. ओके, फिर मैंने बताया उसके बाद क्या करेगा, एंड देयर अपॉन कि पुलिस जो है कहीं भी पूरे इंडिया में अगर वो मिले तो उसे सीज कर सकता है, उसे सीज कर सकता है। एंड एनी मजिस्ट्रेट मे बाय वारंट, और क्या कर सकता है, तो कोई भी मजिस्ट्रेट मे बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, अंडरलाइन करो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर को, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर को, टू इंटर अपॉन एंड सर्च फॉर द सेम एनी प्रेमाइसेस वेयर, कहाँ गया, हाँ, any premises where any copy of such issue or any such book or other document may be reasonably suspected to be मतलब कोई मजिस्ट्रेट ऑफ सर्च वारंट इशू कर सकता है, कोई मजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है। ये अगर हो जाए तो दो चीज लिखा है, क्या क्या किया जा सकता है, तो कोई पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, कहीं भी मिले तो सीज कर सकता है, सीज कर सकता है, या कोई भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, सर्च वारंट इशू कर सकता है, सर्च वारंट इशू कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के नजर में कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी बुक क्या हो जाए, कोई भी बुक हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वो अगर उन सेक्शंस के अंडर में एसोसिएट कर रहा है, उन सेक्शन के अंडर में ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो रही है, वो ऑब्सीन है, वो देश के लिए वो सही नहीं है, या इनमिटी फैला रहा है ग्रुप्स के बीच में, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको फॉरफिट टू गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगा। अगर ये डिक्लेयर हो चुका है तो कोई भी पुलिस अफसर जहां भी इंडिया में कहीं मिले उसको सीज कर सकता है, पूरे इंडिया में कहीं मिले वो सीज कर सकता है। अब सर्च की भी बात आई, सर्च वारंट, सर्च वारंट भी, तो सर्च वारंट तो कोई कहीं भी नहीं कर सकता है ना, सर्च वारंट तो कहीं जाकर घुस के सर्च करने की बात की जा रही है, तो उसके लिए कोई मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है सर्च वारंट कि तुम जा करके सर्च करो, तो कोई मजिस्ट्रेट, लेकिन किसको किसको ऑथराइज करेगा सर्च करने के लिए, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के नीचे वाले को नहीं ऑथराइज करेगा कि जाके सर्च करो। ठीक है, शाश्वत कल्पना बोलो, ये तीनों बात समझ में आई, ये तीनों बात, क्योंकि यही तीनों अभी तक बात हुई हुई है इस सेक्शन में। किस सबसे पहले क्या कंडीशन है, कब फॉरफिट कर रहा है, कौन फॉरफिट कर रहा है, डिक्लेयर कर दिया फॉरफिटेड, फिर पुलिस अफसर कहीं सर्च कर ले रहा है या कोई मजिस्ट्रेट इशू कर दे रहा है सर्च वारंट कि जाकर के इस जगह को सर्च कर लो, बट किसको ऑथराइज करेगा, कोई भी पुलिस अफसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो इंटर अपॉन सर्च हो गया, वो सर्च कर लेगा कि कहीं भी लग रहा है सस्पेक्टेड कि इस घर में हो सकता है, इस घर में वो किताब की कॉपियां है, तो ऑथराइज कर देगा, तुम जाकर के वहां सर्च कर लो, और सर्च करके वो सब रिकॉर्ड कर सकता है। अब सब सेक्शन 2 देखिए, इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 99, मतलब इस सेक्शन में और अगले सेक्शन में सेक्शन 99, न्यूज़पेपर एंड बुक हैव द सेम मीनिंग एज इन द प्रेस एंड स्टेशन एक्ट। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ समझना नहीं है, न्यूज़पेपर और बुक का मतलब बताया हुआ है कि जो भी प्रेस रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट में होता है वही मतलब यहाँ पे। डॉक्यूमेंट इंक्लूड एनी पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंट पे सब आ जाते हैं, कोई भी पेंटिंग वो भी डॉक्यूमेंट है, कोई ड्राइंग है वो भी डॉक्यूमेंट है, कोई फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट है, या कोई चीज जिसकी विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि जो देखी जा सकती है, which can be seen and interpreted visually, जिसको देखी जा सकती है वो सब डॉक्यूमेंट होती है। जैसे मान लो कि कोई
किसी का इलाज हो रहा है, एक्सरे किसी का निकाला गया, कोई नक्शा ही है, वो सब डॉक्यूमेंट ही होती है। ऑलरेडी आप जानते हैं, एविडेंस पड़े हुए हैं, वो सब में डॉक्यूमेंट पढ़ना है। Subsection 3. No other passed or action taken under this section shall be called in question in any court otherwise than in accordance with the provision with the section 99. इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन 3 जो है वो सेव कर रहा है कि कोई भी ऑर्डर या एक्शन लिया गया है जो इस सेक्शन में कैसी ऑर्डर पास हो रही है कि फॉरफिट हो गई, या इस तरह के जो एक्शंस लिए जा रहे हैं कि सर्च वारंट इशू कर दिए जा रहे हैं, पुलिस कहीं सीज कर ली सर्च करके, ठीक है, तो वो जो है उस पे क्वेश्चन नहीं की जाएगी, shall not be called in question। एक ही क्वेश्चंस की बात होगी जो हो सकती है जो सेक्शन 99 में दी हुई है। सेक्शन 99 में दी हुई है कि क्लेम की जा सकती है, इसके अगेंस्ट में क्लेम की जा सकती है। सेक्शन 99 के अलावा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगी ऑन एनी एक्शंस और ऑन एनी ऑर्डर्स पास्ड अंडर सेक्शन 98, ठीक है। सेक्शन 98 में लिया गया कोई भी एक्शन या कोई भी ऑर्डर में कोई क्वेश्चन अराइज नहीं किया जाएगा, एक ही क्वेश्चन अराइज होगी जो कि सेक्शन 99 में दी हुई है। ओके संभवी? ओके सर। ओके, तो मैं समराइज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। सबसेक्शन 1 था, 2 था, 3 था। 3 आप लोग अभी देखें कि कोई कॉल्ड इन क्वेश्चन नहीं होगा। सबसेक्शन 2 तो दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है कि कहां से उसको समझ लेना है। सबसेक्शन 1 में ये 3 चीज बस मैंने बताई हुई थी कि अगर किसी को लग रहा है कि उन सेक्शंस पे फॉल कर रहा है तो पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी फॉरफिटेड। कौन डिक्लेयर कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट हो गई। अब जब डिक्लेयर हो गई तो कोई भी पुलिस अफसर पूरे इंडिया में कहीं भी मिले तो उसको सीज कर सकता है, कहीं भी मिले सीज कर सकता है। अब कोई भी मजिस्ट्रेट उस चीज को सर्च करने के लिए सर्च वारंट इशू कर सकता है। उस चीज को सर्च के लिए सर्च वारंट इशू कर सकता है कि इस जगह पे जाओ तुम सर्च कर लो। लेकिन किसको ऑथराइज करेगा सर्च करने के लिए? किसको करेगा बताओ निहारिका? एनी पुलिस अफसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ Constable. एनी कांस्टेबल। जैसे बताओ। बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। Sorry, sir. निहारिका Sub सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कांस्टेबल वाला दूसरा पढ़ रहे थे, ये सब Yes, इंस्पेक्टर है। इधर कुछ Yes, sir. सेक्शंस में कई अलग अलग अथॉरिटीज की बात की गई है, इसलिए ये आपको स्पेशली अथॉरिटी का नाम बस रटना जरूर पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही सब एक दूसरे की तरह मतलब सब आसपास ही होते हैं कि एक दूसरे की तरह ही होते हैं। कोई किसी में कोई मजिस्ट्रेट है, किसी में कोई मजिस्ट्रेट है, कहीं कांस्टेबल लिखा हुआ है, कहीं सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, नॉट बिलो। तो ये रटने से ही याद होगा, 2-3 बार याद कर लीजिएगा तो फिर ध्यान में रहेगा। सेक्शन 99 देखिए, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिचर। अब जो है जो फॉरफिट, यहाँ पे हमने पढ़ा कि फॉरफिट कर सकता है, कर दिया फॉरफिट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया क्या कि हम फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट हो गया। इसी को सेट डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया फॉरफिटेड कि दिस डॉक्यूमेंट या दिस बुक इज फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट, देन इसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन कहां फाइल होगी? हाई कोर्ट में फाइल होगी। यही लिखा हुआ है सेक्शन 99 में। Any person having any interest in any newspaper, book or other document in respect of which a declaration of forfeiture has been made in section 99 may within 2 months, अंडरलाइन करो within 2 months, कब करना है? इस डिक्लेरेशन के 2 महीने के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट चीज हो गया इस सेक्शन में within 2 months from the publication in the official gazette of such declaration। डिक्लेरेशन होती है तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके ही होगी ना, तो जब भी डिक्लेयर हुई तब से 2 महीने के अंदर। अप्लाई टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अप्लाई होगी, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। दूसरी चीज, पहली चीज याद करनी है, विदिन 2 months कहाँ अप्लाई होगी? हाई कोर्ट में अप्लाई होगी। टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन, उसे सेट असाइड करने के लिए कि नहीं ये गलत है, ये जो फॉरफिट हुआ है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है। जिस ग्राउंड पे भी उसको फॉरफिट की गई थी उस ग्राउंड पे उसको चैलेंज की जा सकती है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा था, स्टेट गवर्नमेंट को, ये ऑप्शन बुक है, ठीक है, या ये चाइल्ड रिलेटेड ऑप्शन बुक है, तो उसको फॉरफिट कर दिए, तो क्लेम किया जा सकता है कि नहीं ऑप्शन नहीं है। अगर लग रहा है कि ये इनमिटी फैला रहा है रिलीजियस ग्रुप के बीच में, उस ग्राउंड पे बैन किया गया, तो ये लोग क्लेम कर सकते हैं कि नहीं ये इनमिटी नहीं फैला रहा है, हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन ऑन द ग्राउंड दैट द इश्यू ऑफ द न्यूज़पेपर or the book document in respect of which the declaration was made did not contain any such matter as referred to in section 98। मतलब जो सेक्शन 98 में रिफर किया गया था कि जिस ग्राउंड पे उसको फॉरफिट किया गया था, तो यही क्लेम करना है कि वो ग्राउंड नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो ऑलरेडी मैंने अभी बताया कि अगर की गई थी उसको फॉरफिट की ऑप्शन मटेरियल कंटेन कर रहा है, तो
तो अपील की जाएगी, अपील नहीं, एप्लीकेशन दी जा रही है हाईकोर्ट में कि इसमें ऑब्सीन मटेरियल नहीं है, नहीं कंटेन कर रहा ऑब्सीन मटेरियल। समझ में आ रहा है कल्पना? ओके, तो क्या बात हुई अभी कि उसमें फॉरफिट करने की बात थी, अब कह रहा है कि अगर फॉरफिट हो गई है जिस भी ग्राउंड पे, तो उसी ग्राउंड पे हाई कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है। कितने दिन के अंदर? 2 महीने के अंदर। कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसेक्शन 2, एवरी सच एप्लीकेशन शैल, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आई हुई है। शैल where the High Court consists of 3 or more judges be heard and determined by a special bench of High Court composed of 3 judges। ठीक है ना? है एप्लीकेशन है shall be heard by special bench, स्पेशल बेंच। और स्पेशल बेंच कितने जज का होगा? 3 जज का होगा। कह रहा है अगर उस हाई कोर्ट में 3 से ज्यादा जजेज हैं, कम से कम 3 है या 3 से ज्यादा जजेज हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है वो 3 जज का बेंच सुनेगा। उसी बेंच को नाम दे दिया है स्पेशल बेंच, इसी बेंच को नाम दिया है स्पेशल बेंच। कितने जज का बेंच सुनेगा? 3 जज का बेंच। मान लो उस हाई कोर्ट में 2 ही जज है, तो कितना जज का बेंच सुनेगा? वही 2, पूरे का पूरा सुन लेगा। उस हाई कोर्ट में अगर 3 ही जज है तो तीनों जज सुनेगा। उस हाई कोर्ट में 1 ही जज है, 1 ही जज सुनेगा। उस हाई कोर्ट में 2 ही जज है, 2 ही जज सुनेगा। लेकिन अगर 3 जज से ज्यादा है, जो कि होते ही होते हैं, किस हाई कोर्ट में 1 जज 2 जज होगा, अगर 20 जज है हाई कोर्ट में, 40 जज है हाई कोर्ट में, तो कितना जज का बेंच सुनेगा? 3 जज का बेंच सुनेगा। ओके, तो आपको याद रखना है कि स्पेशल बेंच सुनता है और 3 जज का बेंच सुनता है। अगर 3 से कम जजेज है तो सारे जजेज बैठेंगे। ओके निहारिका? Yes, sir. ओके, तो ये लिख लो या अंडरलाइन कर लो वहां पे कि स्पेशल बेंच को कर लो। इस बेंच को नाम स्पेशल बेंच दे दिया गया है। और कितने जज को कितने जज मिलकर कंपोज करेंगे? 3 जजेज। यहाँ लिखा हुआ है हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ लेस देन 3 जजेज। अगर मान लो 2 ही जज है, 1 ही जज है, तो सब सारे के सारे जज मिलकर सुनेंगे। Subsection 3, on the hearing of any such application with reference to any newspaper and copy of such newspaper may be given in evidence in the approved। Subsection 3 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो लिख रहा है कि जब सुनवाई हो रही होगी तो उसमें क्या दिया जाएगा। मान लो कि सुनवाई हो रही है कि बुक ऑब्सीन है, बुक में ऑब्सीन मटेरियल है, तो जब सुनवाई होगी तो बुक का कॉपी दिया जाएगा ना हाई कोर्ट को कि हाँ ये बुक का कॉपी लीजिए, पढ़ के देखिए, इसमें कुछ ऑब्सीन नहीं है। तो अगर न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर का कॉपी दिया जाएगा। तो लिखा हुआ है कि उसने जिस भी चीज का सुनवाई हो रही है उस न्यूज़पेपर का या उस बुक का कॉपी दिया जाएगा। मे बी गिवन इन एविडेंस इन द एड ऑफ प्रूफ, प्रूफ में उसका कॉपी दिया जा सकता है कि हाँ इसका कॉपी ले लीजिए, आप भी देखिए। ओके, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4, द हाई कोर्ट शैल इफ इट सेटिस्फाइड दैट द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर और बुक or other document in respect of which the application has been made contained any such matter as is referred to in subsection 1 of 98 set aside the डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिचर। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मोस्ट ऑब्वियस है। अगर हाईकोर्ट सेटिस्फाई होगा कि नहीं है इसमें ऑब्सीन मटेरियल, नहीं है इसमें कुछ भी जो कि सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को हार्म करे, तो क्या करेगा? फॉरफिचर को सेटिसाइड कर देगा। ओके, तो डेफिनेटली जब सुनवाई हो रही है तो यही होनी है ना। अगर साबित हो गया कि सच में है तो वो उस ऑर्डर को सेटिसाइड नहीं करेगा। कौन से ऑर्डर को सेटिसाइड करने की बात हो रही है? फॉरफिचर का ऑर्डर को। ठीक है, लेकिन अगर साबित नहीं हो पाया कि उसमें ऑब्सीन मटेरियल है, उसमें कोई भी चीज है वैसी, तो सेटिसाइड कर देगा उस मैटर उस फॉरफिचर को। सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। ये भी ऑब्वियस हो गया, इसमें भी कुछ याद नहीं करना है। अगर 3 जज की बेंच है तो कैसे डिसाइड होगी? मेजॉरिटी से डिसाइड होगी। लिखा हुआ है कि where there is a difference of opinion among the judges forming the special bench, the decision shall be in accordance with the opinion of majority of the judges। अगर स्पेशल जज बैठा हुआ है जो कि 3 जज का बेंच होता है, तो डिसीजन कैसे? मेजॉरिटी। तो आपको जो याद रखनी है वो सबसेक्शन 1 याद रखना है, सबसेक्शन 2 याद रखना है। सबसेक्शन 2 में इतना ही याद रखना है कि स्पेशल बेंच जो 3 जज का बेंच है वो सुनेगा, अगर उससे कम है तो पूरा का पूरा बेंच सुनेगा। सबसेक्शन 1 में बस इतना याद रखना है आपको, एप्लीकेशन कहाँ फाइल होती है? हाई कोर्ट में फाइल होती है। कितने दिन के अंदर फाइल करनी है? 2 महीने के अंदर फाइल कर दिया। ठीक है यस सी? यस सर। बाकी कहानी ऑलरेडी आपको पता है, बता चुका हूं मैं किस ग्राउंड पे फाइल होगी, उसी ग्राउंड पे जिस ग्राउंड पे फॉरफिट हुई है। इस ग्राउंड पे फॉरफिट कर दी गई है वही तो चैलेंज किया जाएगा ना कि नहीं है इसमें ऑब्सीन मटेरियल, ये सब ग्राउंड। तब से सेक्शन 99 हो गया। यही 2 सब सेक्शन इसका आप लोग बस याद रखेंगे। सेक्शन 100,
search of persons wrongfully confined. सेक्शन 100 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या पहले कभी मैंने बताया होगा कि सेक्शन 100 जो है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, किससे रिजेंबल कर रहा है, कोई बताएगा? मिनी किस हेबियस रेट से? कॉर्पस। हाँ बहुत बढ़िया संभव, हैबियस कॉर्पस से रिजेंबल कर रहा है, तो मिनी हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है हैबियस कॉर्पस बताओ? कोर्ट ऑर्डर हैबियस कॉर्पस देती क्या है होता है? बॉडी को प्रेजेंट, कोर्ट ऑर्डर देती है कॉर्पस को प्रेजेंट करने के लिए। ओके ओके, क्यों क्यों ऑर्डर देती है कॉर्पस को प्रेजेंट करने के लिए, क्यों? क्योंकि शायद वो अनलॉफुल ग्राउंड्स पे उनका डिटेंशन ऐसा हुआ होगा, इसलिए जब रेड फाइल की जाती है हेबियस कॉर्पस के लिए तब कोर्ट ऑर्डर देती है। ओके बिल्कुल, अगर किसी की भी अनलॉफुल डिटेंशन हुई है, कोई क्लेम कर रहा है कि किसी की अनलॉफुल डिटेंशन हुई है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हेबियस कॉर्पस फाइल होती है। हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करती है कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और ऑर्डर देती है कि इसे प्रोड्यूस किया जाए, और प्रोड्यूस होने के बाद डिसाइड करती है कोर्ट क्या सच में ये डिटेंशन इलीगल है या लीगल है, ठीक है। ये डिटेंशन इलीगल है या लीगल है, अगर इलीगल होता है तो हो गया, इसको रिहा कर देगी, और जिसने किया होगा उसको कंपेंसेशन देना होगा, जेल जाना होगा, वॉट एवर कोर्ट डायरेक्ट करे। अगर वो लीगल डिटेंशन है तो डिटेंशन का कंटिन्यूएशन का ऑर्डर दे देगी। इवन अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी को डिटेन करे, लीगल डिटेंशन इलीगल डिटेंशन की बात, लीगल डिटेंशन कौन कर सकता है? कोई पब्लिक अथॉरिटी तो कर सकती है ना, पब्लिक अथॉरिटी। क्या प्राइवेट अथॉरिटी कर सकती है लीगल डिटेंशन, कर सकती है कि नहीं कर सकती है? प्राइवेट कोई अथॉरिटी, कोई प्राइवेट पर्सन कर सकती है लीगल डिटेंशन? यस और नो बताओ, कब कर सकती है बताओ? अरेस्ट में था ना कुछ प्राइवेट पर्सन के, तो 47 हाँ प्राइवेट था। पर्सन अरेस्ट कर सकती है बिल्कुल, लेकिन वो अरेस्ट करने के तुरंत बाद उसे क्या करना है, उसके पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको सौंप देना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सौंप देना है। अगर उसको रख लिया अरेस्ट करके अपने घर पे तो वो इलीगल हो गया। अगर अगर जो है बिल्कुल भी थोड़े समय के लिए भी रख लिया कि वो ना ले जा करके, अगर पकड़ के तुरंत रखा है और पुलिस से कंसल्ट कर रहा है तब तो वो नहीं होगा, लेकिन थोड़े समय से ज्यादा के लिए अगर रख दिया फिर वो पुलिस प्राइवेट पर्सन जो है पुलिस ऑफिसर को, तो नॉर्मली प्राइवेट पर्सन इज नॉट ऑथराइज टू डिटेन एनी पर्सन। तो लेकिन अगर प्राइवेट पर्सन भी किसी को डिटेन किया हुआ है तो उसके लिए हैबियस कॉर्पस इशू हो सकती है कि नहीं इशू हो सकती है बताओ? सुनो कौशिकी, बताओ कौशिकी। हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी हैबियस कॉर्पस का रिट इशू होती है, और कोई भी फाइल कर सकता है, कोई भी रैंडम पर्सन भी फाइल कर सकता है। ओके, मुझे लग रहा है कि मेरे पड़ोसी को किसी ने डिटेन कर लिया हुआ है तो मैं फाइल कर सकता हूँ हेबियस कॉर्पस। जरूरी नहीं है कि वो विक्टिम फाइल करे, विक्टिम कैसे ही फाइल कर पाएगा, या उसका क्लोज रिलेटिव फाइल करे, ये भी जरूरी नहीं है। किसी को भी लग रहा है कि इलीगल डिटेन किया गया फाइल कर सकता है। तो ये जो प्रोविजन है ये इसी रिट से, मतलब हेबियस कॉर्पस के रिट से रिजेंबल कर रहा है, और उसी पर्पज को सर्व कर रहा होता है। तो आइए देखते हैं इसको। तो वो जो रिट है वो हाईएस्ट कॉर्पस कौन कौन इशू कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, या लोअर जुडिशियल अथॉरिटी की बात की गई, लोअर अथॉरिटीज की बात की गई है कि वो लोग भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटीज है वो हैबियस कॉर्पस नहीं इशू कर सकते हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने बोला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, जो सेक्शन 97 है, 97 सीआरपीसी का था यही वाला, इसलिए मैं 97 बोल रहा हूँ। सेक्शन 97 जो सीआरपीसी का है वो भी इन्वोक किया जा सकता है किसके जगह पर, हेबियस कॉर्पस के जगह पर।
क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग संपर्क कर सकते हैं और वो इन्वोक कर सकते हैं rather than habeas corpus हाई कोर्ट में। लेकिन ऐसा नहीं कि वही करना है, habeas corpus नहीं करना है, दोनों में कुछ भी किया जा सकता है। habeas corpus के पिटीशन को इसलिए नहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि अल्टरनेटिव रिमेडी है। आपने पढ़ा होगा कि अल्टरनेटिव रिमेडी जो है वो रिट जुरिडिक्शन को बार नहीं करता है। ओके, आइए देखते हैं इसको। इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अंडरलाइन करो तीनों नाम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और जेएमएफसी मतलब फर्स्ट क्लास। डीएम, एसडीएम, जेएमएफसी, ये तीन लोग हैं, डीएम, एसडीएम, जेएमएफसी has reason to believe that any person is confined under circumstances that the confinement amount to an offense, he may issue a search warrant। may वर्ड है, अंडरलाइन कर सकती हो या नहीं भी कर सकती हो, कि कोई टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब इशू करना तो डिस्क्रिप्शन ही होगा ना, उसको लग रहा है तो करेगा, अगर रीजनेबल ग्राउंड बहुत ज्यादा नहीं है तो नहीं भी करेगा। may issue search warrant and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined। नॉर्मल बात तो यही लिखी हुई है, इशू करेगा तो अब उसको सर्च की जाएगी। And such search shall be made in accordance therewith, and the person if found shall immediately be taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper। तो इसमें आपको याद सबसे पहले वो तीन अथॉरिटी के नाम याद करनी है, वो अंडरलाइन कीजिए, डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास को, डीएम, एसडीएम, फर्स्ट क्लास, यही तीन लोग कॉम्पिटेंट है सर्च वारंट इशू करने के लिए। किसी भी पर्सन का जो कि लग रहा है रॉन्गफुली कन्फाइंड है, मतलब कि वो कन्फाइन किया गया, हो सकता है उसके साथ कोई ऑफेंस हो जाए, उसको बंद किया गया है, कन्फाइन किया गया है, उसके फर्दरेंस में कोई ऑफेंस कमिट हो सकती है उसके साथ, और उसको यहाँ भी वही सेम किया जाएगा, उसको सर्च करके उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, सर्च करके उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, और प्रोड्यूस होने के बाद क्या आदेश देगा, जो भी कोर्ट को सही लग रहा है वो आदेश देगा, जो भी कोर्ट को सही लग रहा है वो आदेश देगा। तो लिखा हुआ है एज इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सीम्स प्रॉपर। ओके, तो भी प्रॉपर लग रहा है वो आदेश देगा। तो आप बस उस तीन अथॉरिटी का नाम याद रखें। सेक्शन 100 सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड जो कि हेबियस कॉर्पस से रिजेंबल कर रहा है, इसमें कौन अथॉरिटी जो ऑर्डर दे सकता है, डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास, डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास। सेक्शन 101 पे आइए, उतने ही याद रखने आपको, ये बस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मेंस पे सब कुछ नहीं आती है। पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल, अब एब्डक्टेड फीमेल का रिस्टोरेशन की बात की जा रही है। आइए देखिए, अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ, ठीक है, अंडरलाइन करो मेड ऑन ओथ को। यहाँ कंप्लेंट कैसे हुई है, ओथ पे हुई है, ओथ पे मतलब किसी ने ओथ पे कंप्लेन किया हुआ है, एफिडेविट पे कंप्लेन किया हुआ है कि हाँ ये हुआ है। एफिडेविट पे क्या होती है, जो फैक्ट्स लिखी गई होती है वो ओथ लेता है, जो पर्सन ने लिखी हुई है, जो एफिडेविट कर रहा है वो ओथ करता है कि जो फैक्ट्स लिखी गई है वो सही है। अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ of the abduction or unlawful detention of a woman और फीमेल चाइल्ड फॉर एनी अनलॉफुल, तो सारे फीमेल की बात हो गई है, कोई वीमेन की भी बात हो रही है और कोई फीमेल चाइल्ड की बात हो रही है, मतलब चाइल्ड ऑफ मतलब फीमेल ऑफ एनी एज, ठीक है, चाहे वो माइनर हो मेजर हो, किसी भी तरह का फीमेल। फिर अंडरलाइन करो सेविंग डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास, डीएम, एसडीएम, फर्स्ट क्लास अंडरलाइन कर लो। मे मेक एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी और टू सच फीमेल टू हर पेरेंट, मतलब फिर आपको बाकी कंटेंट याद नहीं करना है, बाकी चीजें ऑलरेडी ऑब्वियस है। अब फीमेल को रिस्टोर करना है तो उसको प्रोड्यूस कराएगा, उसको जो भी अप्रोप्रिएट लेगा वो ऑर्डर देगा। अगर लग रहा है कि उसको पेरेंट के पास भेजना चाहिए तो पेरेंट के पास भेजेगा, अगर लग रहा है कि नहीं पेरेंट से ही खतरा है तो पेरेंट के पास नहीं भेजेगा, मतलब जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर लगे वो करेगा। तो लिखा हुआ है कि उसका इमीडिएट रिस्टोरेशन करवाएगा, उसको लिबर्टी आजादी दिलवाएगा, या उसको पेरेंट गार्जियन के पास भेजवाएगा, या किसी भी पर्सन के पास जो कि लीगल गार्जियन हो उसको भेजवाएगा। लास्ट में लिखा हुआ है एंड मे कंपेल कंप्लायंस विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। क्या ये करने में कोर्ट फोर्स का यूज कर सकता है, आंसर इज यस कर सकता है। इसको कंप्लाई करने के लिए कोर्ट फोर्स का यूज कर सकता है, तो लिख लो, इसको अंडरलाइन कर लो। एंड के बाद वाली मे कंपेल कंप्लायंस विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी, जो भी रिजनेबल फोर्स है वो यूज करके इसका कंप्लायंस इंश्योर करा सकता है, इसका कंप्लायंस इंश्योर करा सकता है। तो सेक्शन 101 में आपको क्या क्या याद करना है, इसमें सबसे पहले अथॉरिटी याद करनी है कि कौन कौन से कर सकता है, वो जो तीन नाम है वो याद कीजिए। फिर यहाँ कंप्लेंट कैसे आ रही है, ऑन ओथ आ रही है, ऑन ओथ आ रही है, ठीक है, ऑन ओथ कंप्लेन आ रही है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि बाई फोर्सफुली भी कंप्लायंस करवाई जा सकती है, बाई फोर्सफुली भी कंप्लायंस करवाई जा सकती है। ओके, ऐसी तीनों चीज याद हो जाएगी ना, ये तीन चीज। यस सर। डीएम, एसडीएम, फर्स्ट क्लास को अंडरलाइन करना है, सबसे पहले मेड ऑन ओथ था उसको भी करना है, ओथ पे लेना है, एंड लास्ट में फोर्स का यूज हो सकती है, फोर्स का यूज हो सकती है। ये तीन चीज ध्यान में रखनी है आपको।
अब आ गया जनरल प्रोविजन, देखते हैं 102 जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च 102 देखिए, डायरेक्शंस etc ऑफ सर्च वारंट, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 72 4 76 79 80, ये वारंट का सेक्शन दिया हुआ है। shall so far as may be applied to the search warrant issued under section, इसका कुछ नहीं याद करना है, बस हेडिंग याद रखना होता है। अब जो हम वहां वारंट का प्रोविजन पढ़े थे, पर्सन से रिलेटेड वारंट का पढ़े थे, तो यहाँ सर्च वारंट है, तो यहाँ भी अप्लाई होगा ना, वो भी वारंट था, ये भी वारंट है, वो पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट था, यहाँ सर्च करने के लिए वारंट है, तो लिखा हुआ है वहां के प्रोविजन यहाँ भी अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसका और कुछ याद करना ही नहीं है, 102 का इंडेक्स याद रखना होता है। जो वारंट का प्रोविजन पहले हमने पढ़ा था पर्सन के रिगार्डिंग, वो यहाँ भी अप्लाई होगा, ये लिखा हुआ है। और ना ही वो सेक्शन याद करना है, 32 72 74 76 79, ये सब कुछ याद नहीं करना है। 103 persons in charge of closed place to allow search, ठीक है, बहुत ही जनरल बात लिखी हुई है, ये जनरल प्रोविजन है। देखो लिखा हुआ हेडिंग इसका था जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च, सर्च से रिलेटेड कुछ जनरल प्रोविजन है कि ये चीज फॉलो की जाती है, चाहे कहीं भी सर्च हो, बीएनएसएस के अंडर में कोई भी सर्च मेड हो रहा हो, ये प्रोविजंस कंप्लाई की जाएगी, ये प्रोविजंस कंप्लाई की जाएगी। जब हम आगे भी सर्च पढ़ रहे थे इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में, वहां भी ये मिली हुई थी ये बात कि जो जनरल प्रोविजन है सर्च वहां भी अप्लाई होगा, तो वहां मैंने बोला हुआ था कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो यही है जनरल प्रोविजन ऑफ सर्च। ये जो जनरल प्रोविजन ऑफ सर्च है, ये हर जगह अप्लाई होती है, हर जगह जनरल है ना, तभी तो जनरल है। तो 103 वही जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्च है, लिखा पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च whenever any place liable to be searched or in inspection under this chapter is closed। मान लो मेरे घर का सर्च करना है और मेरा घर बंद है, ठीक है, मेरे घर को सर्च करने का आदेश मिला हुआ है, वो बंद है मेरा घर, तो कैसे हो, तो लिखा हुआ है कि किसी पर्सन को किसी जगह का सर्च करना है, उसके लिए सर्च वारंट इशू हुआ है और वो बंद है, इज क्लोज्ड, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, मैं रह रहा हूं अपने घर में, और being in charge of such place shall what को underline कर लो, shall on demand of officer or other person executing the warrant and on production of the warrant allow him free ingress, इसको underline करो, allow him free ingress, फिर उसको भी underline करो, afford all reasonable facility for search, okay, afford all reasonable facility for search, इससे MCQ बने हुए ये सबसे जो मैंने जो भी underline करवाया है, लिख रहा है, पहले समझ लो फिर बताता हूँ। लिख रहा है कि मान लो मेरा घर है और मेरे घर को सर्च करने के लिए एक ऑफिसर के पास सर्च वारंट है और मेरा घर बंद है, मैं उसका मेरे पास उसका ये अथॉरिटी है, मैं इंचार्ज हूँ उसका, तो वो आया और कह रहा है कि मेरे पास अथॉरिटी है सर्च करने की, मेरे पास सर्च वारंट है, तो मांग हो सकता है मैं मांग दिखाओ सर्च वारंट, तो वो दिखाएगा, सर्च वारंट दिखाना पड़ता है। कभी भी वारंट एग्जीक्यूट करते समय अगर ऑन डिमांड किया जाए कि वारंट दिखाओ तो दिखानी पड़ती है, ओके, ये नहीं की जा सकती है वारंट दिखाने से कोई मना कर दे, वारंट हमेशा दिखानी पड़ती है ऑन डिमांड, ओके, तो वारंट भी दिखा दिया वो, अब ये मेरा मुझे उसको उन लोगों को अलाउ करना ही होगा जाकर के सर्च करना, ये कंपलसरी हो गया है, यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने शैल वर्ड को अंडरलाइन कराया। अब जो है उनका एंट्री अलाउ करना कंपल्सन है, ठीक है, मैं रोक नहीं सकता हूं, दैट्स व्हाई है कि शैल बाद मैंने अंडरलाइन कराया था, अलाउ हिम फ्री इनग्रेस, मतलब उनकी एंट्री अलाउ करनी है, उनकी एंट्री अलाउ करनी है कंपल्सरी रूप से, और एंड अफोर्ड ऑल रिजनेबल फैसिलिटी फॉर सर्च, और उनको वो सर्च करे, स्मूथ सर्च कंडक्ट हो, इसके लिए जो भी चीज हम क्या करें, उनको सहायता करें, उनको हेल्प करें, उसमें बाधा नहीं बने, ठीक है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करें, उसको ऑब्स्टेकल नहीं बने उस सर्च प्रोसेस में, हम उसमें उसको फैसिलिटेट करें, ओके, फैसिलिटेट करें, ये कह रहा है। तो इस टर्म को ध्यान रखिएगा, अफोर्ड ऑल रिजनेबल फैसिलिटी फॉर सर्च और अलाउ इन फ्री इनग्रेस, पूछता है एग्जाम में कि सर्च वारंट इशू करके कोई सर्च करने आया है, तो वहां का जो ऑक्यूपेंट है या वहां का जो ऑक्यूपायर है, ऑनर है, उसे क्या करनी है, तो ऑप्शन रहेगा कि अलाउ इन फ्री इनग्रेस अलाउ करना है उस ऑफिसर को, फिर रहेगा कि हेल्प करनी है, असिस्ट करनी है, अलाउ ऑल द प्रोवाइड ऑल द रीजनेबल असिस्टेंस टू कंडक्ट द सर्च, ये भी सही है क्योंकि ये भी लिखा हुआ है कि सारे रीजनेबल फैसिलिटीज देने हैं सर्च करने के लिए, ओके, तो ये दोनों चीज ध्यान में रखना है ताकि ये आप एमसीक्यू देखें तो पहचान जाए, इसलिए मैंने तीनों चीज को अंडरलाइन करवा दिया है।
सब सेक्शन 2 देखिए, समझ में आया कल्पना? यस सर। अंडरलाइन इसलिए करवा रहा हूँ कि जब आप रिवाइज करेंगे कम समय बचेगा तो जो भी अंडरलाइन पोर्शन है बस उसी को रिवाइज करेंगे ना। जब कम समय बचता है तो जो भी अंडरलाइन पोर्शन होता है उसी को देख लिया जाता है बस, ये नहीं कि पूरा सेक्शन बार बार रीड कर रहे हैं। इफ इनग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन्ड, मतलब नहीं अलाउ हो पा रहा है। मान लो मैंने नहीं अलाउ किया, पहले क्या लिखा, हमें क्या करनी है, दो चीज करनी है, एक तो एंट्री अलाउ करनी है फ्री इनग्रेस, दूसरा क्या था, सारी हेल्प करनी है, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो सर्च कर पाए, स्मूथ सर्च कर पाए। अब मैंने रोक दिया, नहीं अलाउ किया, तो क्या लिखा हुआ है, the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner provided by subsection 2 of section 44. सेक्शन 44 जब हम अरेस्ट कर रहे थे तो वहां पे लिखा हुआ था कि कोई एंटर करता है अरेस्ट करने के लिए कहीं पे, अगर उसको बंद कर दिया जाए, नहीं अलाउ किया जाए, तो वो तोड़कर अंदर जा सकता है। क्या कर सकता है, ब्रेक ओपन इंटर कर सकता है, तो यहां भी कर सकता है, वो ब्रेक ओपन करके इंटर कर सकता है, मतलब दरवाजा है तो तोड़ के अंदर कुछ चला जाएगा। ओके, अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो हटा करके अंदर चला जाएगा, तोड़ करके अंदर चला जाएगा, वही कर रहा है। सब सेक्शन 2 में है कि अगर फ्री इनग्रेस नहीं अलाउ किया जाए तो ब्रेक ओपन एंड इंटर कर सकता है, ब्रेक ओपन एंड इंटर कर सकता है। ओके, सब सेक्शन 3 देखते हैं। Where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched, and if such person is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard to decency. इसको अंडरलाइन करो सबसे पहले, with strict regard to decency को, with strict regard to decency, ये अरेस्ट के समय भी और टर्म मिला हुआ था, यहाँ भी मिला हुआ है, ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि वीमेन को सर्च कैसे करना है, विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। ठीक है, ये याद ही रखना है, इन्हीं शब्दों में इसको याद रखना है, विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी को एग्जैक्ट पूछता है कि कैसे सर्च करना है, विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, और इसी के सिनोनिमस और भी रहेंगे ऑप्शंस, बट यही आपको टिक करना है। तो कह रहा है कि मान लो मेरा घर सर्च करने पुलिस आई है, और मान लो फोन सर्च कर रही है, और फोन मैं अपने ही पास रखा हुआ हूँ, मैं अपने पॉकेट में रखा हुआ हूँ, ठीक है, मैं खुद के पर्सन में छुपा रखा हूँ, खुद के बॉडी में, ठीक है, तो वो मेरा भी सर्च कर सकता है, फिजिकली मुझे सर्च किया जा सकता है ताकि उसको ऑब्टेन किया जा सके। और अगर मैं फीमेल हूँ, मतलब किसी फीमेल का सर्च करना है, तो वो कौन करेगा, ऑब्वियस है फीमेल ऑफिसर करेगी, और विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी करेगी, मतलब कि कोई अभद्रता नहीं की जाएगी, मतलब डिसेंसी मेंटेन की जाएगी, डिसेंट तरीके से सर्च की जाएगी। तो सब सेक्शन 3 ऑब्वियस था कि किसी के पर्सन को सर्च की जा सकती है, पर्सन का मतलब उसको फिजिकली सर्च की जा सकती है, उसके बॉडी को सर्च की जा सकती है, अगर लग रहा है कि जिस चीज का हम सर्च कर रहे हैं वो उसी के पास है, उसकी बॉडी में है, मतलब उसने रखा है अपने पास छुपा करके। सब सेक्शन 4, बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल call upon two or more, underline करो, two or more independent and respectable inhabitants of the locality, टू और मोर से लोकेलिटी तक अंडरलाइन करो, टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी। थर्ड से पहले किसी शैल को भी अंडरलाइन करो, इट शैल कॉल अपॉन, कंपल्सरी है ये करना, ठीक है, ताकि सर्च जेन्युइन रहे, ये नहीं कि कुछ भी सर्च किए कुछ भी रिकवर कर लिए। ओके, सर्च की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए ये बात लिखी गई है। इट शैल कॉल अपॉन किसको बुलाएगा, उस लोकेलिटी के कुछ जो रेस्पेक्टेबल मेंबर हैं उनको बुलाएगा, उस लोकेलिटी के कुछ जो इंडिपेंडेंट और रेस्पेक्टेबल, इंडिपेंडेंट का मतलब उन लोगों के अलावा, ये नहीं कि जो सर्च कर रहे हैं उन्हीं में से कोई हो जाए। इंडिपेंडेंट जो न्यूट्रल मेंबर है उसकी बात की जा रही है, और रेस्पेक्टेबल कोई भी, सभी रेस्पेक्टेबल ही होते हैं ऑलमोस्ट। इट शैल कॉल अपॉन टू और मोर याद रखना है आपको मोस्टली, ठीक है, in which the place to be searched is situated, or of any other locality। अब हो गया एनी अदर भी हो गया, उस लोकेलिटी से अगर कोई नहीं तैयार हो रहा है, नहीं है, तो अदर लोकेलिटी से भी हो सकती है। इफ नो सच इनहेबिटेंट ऑफ द सेड लोकेलिटी इज अवेलेबल और विलिंग टू बी विटनेस टू द सर्च,
मान लो कि किसी के पास गई, उस लोकेलिटी में चला गया पुलिस, और वो तैयार ही नहीं हुआ कि नहीं मैं नहीं विटनेस करूंगा सच को, मैं सच को विटनेस नहीं करूंगा, तो कोई विलिंग नहीं है या कोई मिला ही नहीं, ठीक है, कोई अवेलेबल नहीं है या कोई विलिंग नहीं है, बोथ द केसेस क्या करेगा, पुलिस दूसरे लोकेलिटी से मेंबर उठाएगा। ओके, तो पता है क्या होता है नॉर्मली होता है कि कुछ लोग होते हैं पुलिस के जान पहचान के, हर जगह हर एरिया में लोग होते हैं, क्योंकि हर एरिया पुलिस का बचा हुआ है जुरिस्डिक्शन, तो वो पकड़े हुए रहते हैं कि ये पर्सन है मेरे जान पहचान का, और उस एरिया में सर्च करना है तो उसी को उठा करके ले जाता है सर्च करना। हालांकि इस चीज को कम करने की कोशिश की गई है, जुडिशरी के द्वारा कई सारे डायरेक्शंस आए हैं कि आप ऐसा फिक्स ही लोगों से हर जगह सर्च नहीं करवा सकते हैं। तो पुलिस जो होता है 8-10 अपना विटनेस रखे रह रहा है, जो सर्च को विटनेस करेगा, रखे हुए है, और कहीं भी सर्च करना है उसमें से 2 को उठाएगा जाकर वहां सर्च कर लेगा, वहां सर्च करना है किसी दूसरे 2 को उठाएगा वहां जाकर सर्च कर लेगा, फिर उसी 2 से कहीं और भी सर्च करवाएगा। ये जनरल ये चलता है, ऐसा होता है क्योंकि वो जानता है कि जाएंगे तो कोई विटनेस नहीं करेगा, नॉर्मली वहां का कोई पर्सन जो है वो तैयार नहीं होगा विटनेस बनने के लिए सर्च को, और पीपल नहीं तैयार होते हैं सर्च को विटनेस करने के लिए, उनको लगता है फिर बुलाया जाएगा, तो जब केस चलेगी तो हमें बुलाया जाएगा, हम भी क्यों इन्वॉल्व हो। ओके, यस सी। यस सर। हाँ, और ये भी अच्छा इसलिए नहीं है कि पुलिस के द्वारा अपना पर्सन को रखे रहना, क्योंकि वो लोग तो पुलिस के ही जान पहचान के हो गए ना, तो कुछ अगर पुलिस फ्रॉड कर रहा है, कुछ जबरदस्ती का पहले खुद ही से कोई चीज रखकर सर्च कर ले रहा है, तो ये तो उन्हीं के लोग हैं, तो वो लोग फिर इंडिपेंडेंट कहाँ हुए वो लोग, ओके, इंडिपेंडेंट कहाँ हुए। तो इसलिए लॉ में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट होने चाहिए, रेस्पेक्टेबल होने चाहिए, बट प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये। अवेलेबल और विलिंग टू बी सर्च विटनेस, हाँ मैंने बता दिया कि उस लोकेलिटी के या वो वहां का नाम नहीं तो किसी दूसरे लोकेलिटी के 2 या 2 से ज्यादा पर्सन को बुलाया जाएगा सर्च को विटनेस करने के लिए, मतलब सर्च को देखने के लिए कि हाँ ये हो रहा है, उनके सामने होगा वो सर्च, इसी को कहते हैं सर्च को विटनेस करना। सबसेक्शन 5, कल्पना समझ में आ रहा है ये सारे सबसेक्शंस सर्च का। Subsection 5, the search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer। मतलब सर्च हो गया उनके प्रेजेंस में तो फिर उसका लिस्ट बनाया जाएगा, सीज आर्टिकल का लिस्ट बनाया जाएगा और साइन करवाई जाएगी, एंड साइंड बाय सच विटनेस, अंडरलाइन कर लो, एंड साइंड बाय सच विटनेस, लिस्ट बनाई जाएगी और उस पर विटनेस से साइन करवाई जाएगी। But no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of the search unless specifically summoned by it। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लोग इसलिए नहीं बनना चाहते हैं, सर्च को विटनेस करना चाहते हैं कि बार बार उनको भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, वो भी बिना मतलब को परेशान होंगे उसके से एसोसिएट होकर के, तो लिखा हुआ है प्रोविजन कि उनको एज अ विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। कब तक नहीं बुलाया जाएगा? जब तक कोर्ट को लग नहीं रहा है कि कोई स्पेशल जरूरत हो, नॉर्मली नहीं बुलाना चाहिए। ओके, नॉर्मली उन लोगों को कोर्ट में नहीं बुलाना चाहिए जिन लोगों ने सर्च विटनेस किया है, बट अगर कोर्ट को लग रहा है फॉर एनी स्पेशल रीजन की इनकी जरूरत है तो कोर्ट बुला सकता है। मान लो कि एक्यूज पर्सन कंटेस्ट कर दिया, एक्यूज पर्सन बोल रहा है कि नहीं ये तो था ही नहीं मेरे घर पे, मतलब ये प्रोडक्ट मिला ही नहीं है मेरे घर पे, ये थिंग बरामद ही नहीं हुई, ये जबरदस्ती का ये फ्रॉड किया पुलिस ऑफिसर से, ठीक है, खुद ही रखे कर दिया। इस केस में बुलाएगा वो विटनेस को जिसने सर्च को विटनेस किया हुआ है कि क्या सच में ये मिली है कि नहीं मिली है। अगर विटनेस अगर एक्यूज पर्सन ने कुछ मना ही नहीं किया कि हाँ ये मेरे घर पे मिला नहीं मिला, कि मेरे घर पे नहीं मिला, फिर क्यों ही बुलाई जाएगी उस विटनेस को, ठीक है। तो सबसेक्शन 6, द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च or some person in his behalf shall in every instance permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared under this section signed by the witness shall be delivered to। बहुत ही जनरल बातें लिखी हुई है। अब जब सर्च किया जा रहा है तो जो वहां का ऑक्यूपेंट है, यानी कि मेरे घर पे अगर सर्च हो रहा है तो मैं भी विटनेस कर सकता हूँ ना, मेरे सामने भी सर्च होगा सारे कुछ। ओके, ये नहीं कि मुझे बाहर निकाल दिया गया और मेरे घर में सब कुछ सर्च किया जा रहा है, मैं भी सामने रहूंगा, और जो भी लिस्ट प्रिपेयर हुई है, सीज मटेरियल की जो भी लिस्ट प्रिपेयर हुई है वो मुझे भी दी जाएगी। Subsection 8, any person who without reasonable cause refuses or neglect to attend and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in writing, underline करो, by an order in writing delivered or tendered to him, shall be deemed to have committed an offence under section
222 of the BNS. कह रहा है कि मान लो पे सर्च करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया, पुलिस ऑफिसर ने रिटेल ऑर्डर दिया कि आप लोग इस सर्च को टेस्ट करना है, आप लोग रहिएगा, बट वो लोग क्या किए, मना कर दिए। वो लोग क्या किए, मना कर दिए, और मना करने का कोई रिजनेबल कॉज नहीं है, तो ये ऑफेंस हो जाती है अंडर सेक्शन 222 ऑफ BNS, जो कि बात करता है कि किसी भी जब जब लॉ द्वारा बाउंड किया गया है किसी को असिस्ट करने के लिए, पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करने के लिए, लेकिन कोई पर्सन उसमें ओमिट कर दे, तो ये एक ऑफेंस है, ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड टू असिस्ट। कोई पर्सन अगर मैं बाउंड हूं कि पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करूं, फिर भी मैं मना कर दे रहा हूं बिना रीजनेबल कॉज के, तो ये एक ऑफेंस होता है। तो वही लिखा हुआ है, कोई सर्च को विटनेस करने के लिए मना कर दे विदाउट रीजनेबल कॉज, अगर उसको रिटेन ऑर्डर देकर बुलाया गया, तो ओरल नहीं, रिटेन ऑर्डर देकर, इसलिए मैंने अंडरलाइन करवाया है रिटेन ऑर्डर, फिर वो ऑफेंस कमिट करेगा 222 के अंडर में। ठीक है निहारिका? यस सर। जैसी समझ में आई? यस सर। कौशिकी बोलो। ये है ना, तो आपकी थोड़ी ब्लैक होके आ रही है। अच्छा, तो ये सेक्शन 103 था, जो कि कई सारे चीज सर्च के रिगार्डिंग बता रहा था, बहुत ही जनरल चीजें बता रहा था सर्च के रिगार्डिंग। ये हो गया। अब सेक्शन 104 देखते हैं। किसी भी सब सेक्शन में किसी को दिक्कत है 103 का तो पूछे, किसी भी सब सेक्शन में, ऐसे आगे बढ़ा जाए। जी सर। ओके, अब 104 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन के बाहर अगर मिली है तो हेडिंग से क्लियर है, डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन। अगर बियॉन्ड जुरिडिक्शन सर्च में कोई चीज मिली है तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे? अगर बियॉन्ड जुरिडिक्शन सर्च हुआ है, उसमें कोई चीज मिली है, तो उसकी डिस्पोजल कैसे करनी है? लिखा है, when in the execution of a search warrant at any place beyond the local jurisdiction of the court, suit the same। अगर कहाँ सर्च हुई है, बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन, ये तो हेडिंग से क्लियर था। एनी ऑफ द थिंग्स फॉर विच सर्च इज मेड आर फाउंड, वहां पे मिल गई, चीजें मिल गई। such things together with the list of the same prepared under the provision herein after contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि कहाँ उसको ली जाएगी? सैल के बाद से, सैल के पहले वाला तो अभी तक जो हेडिंग था वही लिखा हुआ है कि बियॉन्ड जुरिडिक्शन कहीं सर्च हुई है और वहां पे वो चीज मिल गई है। ठीक है, बियॉन्ड जुरिडिक्शन सर्च हुई है और वहां पे मिल गई वो चीज, तो उसको क्या किया जाएगा? शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इश्यूइंग द वारंट। जो कोर्ट वारंट इशू किया था उसके सामने ली जाएगी, जिसने सर्च वारंट इशू किया था उसके सामने ली जाएगी, उसके सामने पेश की जाएगी। ठीक है, अनलेस सच प्लेस, मतलब अनलेस सच प्लेस जहां सर्च हुआ है, ठीक है, अनलेस सच प्लेस मतलब अनलेस द प्लेस वेयर सर्च इज मेड इज नियरर टू द मजिस्ट्रेट, वो किसके नियरर है? उस मजिस्ट्रेट का जिसका हैविंग जुरिडिक्शन देयरइन देन टू सच कोर्ट। अगर वो प्लेस जहां सर्च हुआ है उसके पास में कोई मजिस्ट्रेट है, उसके पास में कोई मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिडिक्शन है, वो मजिस्ट्रेट जो जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। किस कोर्ट के से करीब है? किस कोर्ट से करीब है? वो कोर्ट जो इशू किया है वारंट, वो कोर्ट जो वारंट इशू किया है उससे करीब एक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है जिसके पास जुरिडिक्शन भी है, तो उसमें पेश की जाएगी। इन विच केस द लिस्ट एंड द थिंग्स शैल इमीडिएटली टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट, फिर उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएगी। एंड अनलेस देयर बी अ गुड कॉज टू द कंट्री सच मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर ऑथराइजिंग देम टू बी टेकन टू सच कोर्ट, और फिर वो यही कोर्ट में भेज देगा। तो कह रहा है जुरिडिक्शन इधर ही है, सर्च हुआ यहाँ पर हुआ, सर्च यहाँ पर हुआ है, का जुरिडिक्शन ये है। ठीक है,
सर्च हुआ है यहाँ पर, ये आउटसाइड जुरिडिक्शन हो गया, इसके इधर जुरिडिक्शन है इसका, तो ये आउटसाइड जुरिडिक्शन सर्च हुआ। तो सबसे पहले क्या कि ये हो जाने के बाद, ये थिंग्स मिल जाने के बाद कहाँ ले जाएगी, इसी के पास ले जाया जाएगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ एक मजिस्ट्रेट है, यहाँ एक मजिस्ट्रेट है जो इसके पास में है ना, इसके पास में ये है, तो इस मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी सबसे पहले, और ये मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको यहाँ भेज देगा, मतलब मजिस्ट्रेट को देख करके यहाँ में भेज देगा। तो डायरेक्टली ना ले जा करके अगर पास में कोई मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट के सामने पास ले जाएगी, वो मजिस्ट्रेट यहाँ पे भेज देगा। लेकिन अगर ये मजिस्ट्रेट ही दूर है, मान लो इसी के जुरिडिक्शन में लेकिन मजिस्ट्रेट दूर है, अब यही करीब है इस मजिस्ट्रेट से, तो भी कोर्ट के पास ले जाया जाएगा। दोनों में जो करीब है उसके पास पहले ले जाया जाएगा। समझ में आ रहा है संभवी? यस सर। ओके, वैसे ये पूछता नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है, इसका बस हेडिंग काफी है। 105 देखिए, मिसलेनियस कुछ प्रोविजंस है। 105 रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये नहीं था सीआरपीसी में, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस से करना ये नहीं था सीआरपीसी में। आइए देखते हैं इसको। The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing, मतलब सर्च का जो पूरा प्रोसेस होगा या पोजीशन में लेने का जो प्रोसेस होगा, सर्च करने का या पोजीशन पे लेने का, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, मतलब सर्च करने के बाद, सीज करने के बाद लिस्ट प्रिपेयर की जाती है ना, अभी हमने पढ़ा कि लिस्ट प्रिपेयर की जाती है सीज चीजों का, और उस पर साइन भी कराया जाता है, किससे, किससे, जिसने सर्च को विटनेस किया है उनसे, including preparation and signing। सर्च कह रहा है टेकिंग पोजीशन कह रहा है नीट कह रहा है, सब कुछ, ये सब कुछ सर्च करने का पूरा प्रोसेस, जो भी थिंग्स रिकवर हो रहे हैं पोजीशन में लेने का प्रोसेस, लिस्ट बनाने का प्रोसेस, सीज्ड मटेरियल का लिस्ट बनाने का प्रोसेस, या उस पे साइन करवाने का प्रोसेस, जो वो भी हम पढ़ चुके हैं कि सीज्ड मटेरियल पे, सॉरी लिस्ट पे साइन करवाई जाती है। पूरे प्रोसेस को सेल को अंडरलाइन करो, सेल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रीफरेबली बाय मोबाइल फोन। हर जगह ये मिल रहा है बीएनएसएस में, इस तरह के चीज पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रीफरेबली किससे करनी है, रिकॉर्ड मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करनी है। लग रहा है सारे पुलिस अफसर को मोबाइल फोन दी जा रही होगी अब करने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा क्या स्पेस वाली कि सारे रिकॉर्ड करके रख रहे हैं हम लोग। प्रीफरेबली बाय मोबाइल फोन and the police officer shall without delay forward such recording to the DM, SDM और फर्स्ट क्लास। इसको भी अंडरलाइन करो, DM, SDM और फर्स्ट क्लास। तो क्या हुआ, ये नया प्रोविजन है, इस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड करना है, वीडियोग्राफी करनी है, वो भी प्रीफरेबली किससे, मोबाइल फोन, और ये करके भेज देना है उन लोगों को, DM, SDM या फर्स्ट क्लास को भेज देना है, तुरंत भेज देना है, रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को, सर्च का प्रोसेस, पोजीशन में लेने का प्रोसेस, लिस्ट बनाने का प्रोसेस, सीजर लिस्ट मतलब सीजर लिस्ट बनाने का प्रोसेस, और सीजर लिस्ट पे विटनेस से साइन कराने का प्रोसेस, इन सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड की जाएगी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से, प्रीफरेबली मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की जाएगी, और रिकॉर्ड करने के बाद उस रिकॉर्डिंग को भेजी जाएगी DM, SDM या फर्स्ट क्लास को। ओके निहारिका? यस सर। ओके, तो ये नया प्रोविजन है, आप याद रखिएगा। DM, SDM और फर्स्ट क्लास बहुत जगह मिल रहा है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, DM, SDM और फर्स्ट क्लास आंख में कई जगह रह रहा है। 106 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। अब है कि पुलिस ऑफिसर की कुछ स्पेशल पावर की बात की गई है कि कुछ खास तरह की प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं वो लोग। लिखा है एनी पुलिस ऑफिसर में मतलब डिस्क्रिप्शन है, सीज एनी प्रॉपर्टी which may be alleged or suspected to have stolen or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense। तो कुछ नई बात नहीं है, जो हेडिंग की थी वही बात लिखी हुई सबसेक्शन 1 में, कोई भी सस्पेक्टेड चीज को पुलिस अफसर सीज कर सकती है। पुलिस अफसर को लग रहा है कि चोरी का सामान है या ये ऑफेंस कमीशन से रिलेटेड है, उसको सीज कर सकता है, ये जनरल पावर है पुलिस अफसर का। तो ये पुलिस अफसर का डिस्क्रिप्शन है कोई भी सस्पिशियस आर्टिकल को सीज करने की। सेकंड में लिखा हुआ है सच पुलिस अफसर इफ सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज
shall forthwith मतलब तुरंत report the seizure to that officer। अगर ये जो कर रहा है सीज वो कोई ऑफिसर इन चार्ज से नीचे का रैंक का है तो वो करके किसको रिपोर्ट करेगा तुरंत? ऑफिसर इन चार्ज को रिपोर्ट करेगा, ऑफिसर इन चार्ज को रिपोर्ट करेगा। अगर वो ऑफिसर इन चार्ज से नीचे के रैंक का है तो वो ऑफिसर इन चार्ज को रिपोर्ट करेगा तुरंत। ठीक है, सबसेक्शन 3 देखते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 shall forthwith report the seizure to the magistrate having jurisdiction। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करके मजिस्ट्रेट को भेज देगा वो। एंड वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड इज सच दैट इट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट टू द कोर्ट or where there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such court, or where the continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation, he may give custody thereof to any person। अगर कोर्ट में ले जाना संभव नहीं है तो किसी पर्सन को कस्टडी में दे सकता है वो ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिख रहा है कि पहले किस ये सब करके किसको देना है, किसको देना है, मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन है उसको भेज देना है। बट ये सब करना संभव पर्सन को कस्टडी में दे देगा और उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेगा कि तुम इसको प्रोड्यूस करना, जब भी मंगाई जाए इसको प्रोड्यूस करना। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को भेजना संभव नहीं है तो किसी पर्सन को दे देगा और उससे बॉन्ड फर्निश करवाएगा कि जब भी इसको मंगाई जाए तुम प्रोड्यूस कर देना, तुम प्रोड्यूस कर देना। ओके, सब 106 जो है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं लगा क्योंकि उसका बस हेडिंग है, अभी याद करेंगे आप, और कुछ याद करने वाली नहीं है उसका। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू स्पीडी नेचुरल डीके, ये भी हर जगह रहता है। स्पीडी नेचुरल डीके होने वाला है तो क्या करेगा फिर? एंड इफ द पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज अननोन, और उसका जो पर्सन इंटाइटल है उसके लिए वो अननोन है या एब्सेंट है और उसकी वैल्यू अंडरलाइन करो इसको लेस देन 500 हो। ठीक है, लेस देन 500 एंड द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लेस देन 500, तो अंडरलाइन करो लेस देन 500 को। इट मे फॉरक्विट सोल्ड बाय ऑक्शन, तो ऑक्शन से उसको बेच देगा। अंडर द ऑर्डर ऑफ एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको भी अंडरलाइन करो, अंडर द ऑर्डर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और फिर कह रहा है कि जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है उसके सेक्शन अप्लाई हो गए। हमें लास्ट में एक चैप्टर मिलेगा डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का एक चैप्टर मिलेगा, उसके प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होंगे दिख रहा है सेक्शन 503 और 4 का जो सेक्शन। तो इसमें दो चीज याद कर लो लास्ट वाला प्रोविजन में, एक तो एसपी के अंडर में ऑक्शन होगा, एसपी के डायरेक्ट ऑर्डर के अंदर ऑक्शन होगा और उसकी वैल्यू लिखा हुआ है लेस देन 500, लेस देन 500 है तो ओके, लेस देन 500 एंड एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके अलावा बहुत नॉर्मल बात की गई थी इस पूरे सेक्शन में कि पुलिस अफसर जो है वो कोई भी सस्पेक्टेड चीज है उसको सीज कर सकता है, और सीज करके क्या करेगा, अगर वो ऑफिसर इंचार्ज से सबऑर्डिनेट है तो ऑफिसर इंचार्ज को फॉरथ्विथ वो रिपोर्ट करेगा। और ये कोई भी पुलिस अफसर जो ये कर रहा है वो किसको भेज रहा है? मजिस्ट्रेट को भेज रहा है। मजिस्ट्रेट को भेज रहा है जिसको जुरिडिक्शन है, उसको भेजना अगर संभव नहीं है तो किसी अदर पर्सन को दे देगा और उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेगा कि तुम इसको प्रोड्यूस करना। तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं थी, लास्ट वाला प्रोवाइडर में दो चीज आप अंडरलाइन करेंगे, उतना ही याद रखिए इस पे, और इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। 107 अटैचमेंट फॉरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट फॉरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी समझ में आया संभवी? 106 यस सर। ओके, तो 107 देखिए, अटैचमेंट फॉरफीचर और रिस्टोरेशन प्रॉपर्टी वी आर अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग, ये भी नहीं था किसमें, सीआरपीसी में नहीं था ये भी सेक्शन। Where a police officer making an investigation has reason to believe that any property is derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity, मतलब फिर कह रहा है कि पुलिस अफसर को रीजन टू बिलीव है कि कोई भी प्रॉपर्टी कैसे ऑब्टेन किया गया है, कोई क्राइम से ऑब्टेन किया गया है, कोई भी क्राइम से, तो ही में विद अप्रूवल ऑफ एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, अंडरलाइन करो इसको, एसपी को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को अंडरलाइन करो, एसपी को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, make an application to the court of magistrate exercising jurisdiction to take cognizance of the offence or commit for trial or try the case for attachment of such property। वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो कर सकता है। कितना टाइम हुआ? 4:09 हुआ ना? कितने मिनट क्लास चल रही है? 1.5 घंटा हुआ ना?
4 सेक्शन बचा हुआ है, इसको पढ़ा जाए या नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा? यसी बताओ। 107 क्योंकि लंबा है। 108। सर जैसे आपको ठीक लगे। और बच्चे बताओ संभवी। अगले क्लास में पढ़ा दीजिएगा सर। सर नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं। 3। ओके शाश्वत। सर आधे घंटे में हो जाएगा तो पढ़ा दीजिए। आधे घंटे में हो जाए तो पढ़ा दीजिए। आधे घंटे में हो तो जाएगा ही, लेकिन अब मेरा भी मन नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए फिर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाई जाएगी। देखता हो सकता है कल अगर तुम लोग फ्री रहोगे तो कल भी क्लास कर लिया जाएगा। संडे है कल, बट फिर भी क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस है, ये सब जो मिसलेनियस सेक्शंस है वो भी कम तो है नहीं, कई सारे सेक्शंस है, और इसके सेक्शंस कंटेंट बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे सर लंबे कर लंबे सकते सेक्शंस हैं। है। तो कल अगली चैप्टर है सिर्फ अरेंजमेंट, और उसके बाद सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके स्टार्टिंग के 4-5 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लिया जाएगा। हाँ ठीक है, फिर कल भी क्लास कर लेते हैं। ओके, कोई अभी तक डाउट हुआ ऐसे ही पूछो, अगर अभी तक वाले सेक्शन में कोई डाउट है तो। सर 104 एक बार रिपीट कर दीजिए। 104। 104 ठीक है सर। डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन, उसमें मैंने बताया हुआ था, ये उसी के लिए था। बियॉन्ड जुरिडिक्शन, मान लो ये कोर्ट का जुरिडिक्शन इस साइड है, लेकिन ये बियॉन्ड जुरिडिक्शन हो गया। कोर्ट का जुरिडिक्शन तो इसी साइड है, ये कोर्ट का जुरिडिक्शन इस साइड है, यहाँ पे कोई चीज मिली है, ये बियॉन्ड जुरिडिक्शन हो गया। इसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर दिया है, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करनी है वो बता रहा है। तो कह रहा है कि अगर कोई चीज यहाँ पे मिले, ये बियॉन्ड जुरिडिक्शन है, इस कोर्ट के लिए बियॉन्ड जुरिडिक्शन हो गया। तो अगर कोई प्रोडक्ट, कोई आइटम यहाँ मिलती है, तो इसको ये कोर्ट को इस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाएगी, इसी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाएगी, भले ही बियॉन्ड जुरिडिक्शन है लेकिन इस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन फिर कह रहा है कि इसके पास में एक मजिस्ट्रेट है, इसके पास में एक मजिस्ट्रेट है, वो मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिडिक्शन होती है, जिसके सामने चीज प्रोड्यूस की जा सकती है। तो अगर ये इसके करीब में है तो सबसे पहले इसको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा और ये यहाँ पे भेज देगा। चाहिए तो अल्टीमेटली इसी को ना, क्योंकि यही तो ऑर्डर दिया था ना, इसी के ऑर्डर पे तो ये क्या हुआ है, इसको सीज किया गया यहाँ पे थिंग्स को। तो या तो डायरेक्ट इसको भेज दिया जाएगा, या अगर इसके करीब में कोई मजिस्ट्रेट है तो उस मजिस्ट्रेट के सामने वो प्रोड्यूस किया जाएगा, और वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपना देख देख के कि सब कि सच में वही प्रोडक्ट जो है ना, सर्च वगैरह सब एज पर लॉ तो हुआ है ना, वो सब देख के फिर भेज देगा, इस कोर्ट को भेज देगा। वही लिख रहा है कि या तो इस पहले इसको भेज दिया जाएगा, अनलेस कि अगर उसके करीब में कोई मजिस्ट्रेट हो जो जुरिडिक्शन वाला हो, तो सबसे पहले उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा और वो मजिस्ट्रेट इस कोर्ट को भेज देगा। ठीक है शाश्वत? और कोई सेक्शन, और कोई सेक्शन? ठीक है, अगर कोई